लेकिन तेरे पे मुझे शायरी तो बनानी थी। मैं बच्चों को बोलूंगी कि तेरे पे कोई शायरी बनाए। आज बेचारे बच्चे साइलेंट कर दे। कौन है भाई? हाँ, वाह वाह, क्या साइलेंट किया है मनीष, वाह। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बताएंगे। ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो बेटा हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करेंगे। आज बायोमोलिक्यूल्स का ये लेक्चर 5 ही है ना मनीष? लेक्चर 5 ही होगा ना? लेक्चर नंबर 5। और आज का टॉपिक है हमारा लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है ना? आज मैंने मनीष को बोला, मनीष तूने आज शायरी नहीं लिखी बच्चों के लिए। कह रहा है मैम आपने ना बेइज्जती कर दी थी मेरी लास्ट क्लास में, इसलिए मैंने शायरी नहीं लिखी। मैंने कहा कोई बात नहीं मनीष, ऐसे बेइज्जती करने वाले हजारों आएंगे, हजारों जाएंगे, लेकिन अपने टॉक्सिक और बेकार शायरियां बंद मत करना। तो मैंने कहा कि यार देखो, अब मैं क्लास के बच्चों को बोलूंगी मनीष के लिए एक शायरी लिखें, ठीक है ना? यस, चलिए इसी बात के साथ में बेटा शुरू करने जा रहे हैं हम आज का लेक्चर। यस एवरीबॉडी, चलिए। लेकिन सबसे पहले करेंगे बेटा क्विक रिवीजन हम पिछली क्लास का, और फिर बेटा हम शुरू करेंगे आज का लेक्चर, ठीक है ना? लुकिंग लाइक अ वाव, थैंक यू। यस एवरीवन, चलिए धन्यवाद बेटा, आपके सारे कॉम्प्लीमेंट्स मैंने ले लिए हैं। और अब हम बेटा शुरू करने जा रहे हैं आज का लेक्चर। तो आज हमें पढ़ना है बेटा लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो उससे पहले समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं यार। मैम के आधे बालों में क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और आधे बालों में है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और इसी बात के साथ में हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स को बेटा रिवाइज करने जाते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो हमने बेटा पिछली क्लास में पढ़ा था प्रोटीन्स के बारे में, और हमने कहा था प्रोटीन्स जो होते हैं अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। एंड प्रोटीन्स कभी भी होमोपॉलीमर्स नहीं होते। प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर्स। प्रोटीन्स हमेशा डिफरेंट अमीनो एसिड्स के ही कॉम्बिनेशन से बनती है। हमने अमीनो एसिड्स की बेटा कैटेगरीज पढ़ी थी। देखो, अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी कहती है ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। बेटा ये बात ध्यान देना, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन्स हमें पता होनी चाहिए। एज पर एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी कहती है कि आर ग्रुप के बेसिस पर आप अगर अमीनो एसिड को क्लासिफाई करो तो एज पर एनसीईआरटी ने कहा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स एज पर एनसीईआरटी। बट हमने पढ़ा कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। और जब भी आप ऐसे कैटेगराइजेशन करते हो तो आप देखते हो कि उनके आर ग्रुप में क्या है। जैसे एस्पर्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड इसीलिए है क्योंकि उनके आर ग्रुप में एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। लाइसिन और आर्जिनिन जो है बेटा वो बेसिक अमीनो एसिड क्यों है? क्योंकि उनके आर ग्रुप में एडिशनल अमाइनो ग्रुप है। ग्लाइसिन या एलेनिन बेटा न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्यों हैं? क्योंकि उनके आर ग्रुप में बेटा बैलेंस्ड होता है अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर कुछ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे सिस्टाइन एंड मिथ्योनिन। कुछ हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड होते हैं जिनमें OH होता है जैसे कि बेटा आपका सेरीन एंड थ्रियोनिन। कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें रिंग्स होते हैं जैसे टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफान, ठीक है। Also beta, whether your amino acids are synthesized in your body or you need it from outside, इस पर डिपेंड करके अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड कुछ सेमी एसेंशियल्स भी होते हैं। बट बहुत सारी जगहों पे आप सेमी एसेंशियल को एसेंशियल के कैटेगरी में ही पढ़ते हो। एग्जांपल्स एनसीईआरटी में नहीं है बट डेफिनेशंस तो आपको पता होनी चाहिए बेटा। एसेंशियल आपके लिए वही चीजें होती है जो आपके पास अभी नहीं है, जैसे कि एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट। आगे फिर आपकी एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स है वो बदलती रहेंगी, है ना? फिर आप सोचोगे मेरी एसेंशियल चीज अभी है कि मेरे को एक पीजी मेरा क्लियर हो जाए। फिर आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होगी अब मेरा एक घर हो जाए, अब मेरा एक गाड़ी हो जाए। ये सब एसेंशियल वो हैं जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे, आपके पास नहीं है, यू नीड इट फ्रॉम आउटसाइड। डाइटरी प्रोटीन्स के थ्रू वो अमीनो एसिड्स आपको मिलते हैं तो वो हो गए एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी सिंथेसाइज हो रहे हैं तो आप उनकी इंपॉर्टेंस बेटा नहीं समझ पा रहे हो, तो वो है आपकी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है ना? अमीनो एसिड से तुमने प्रोटीन्स बनाए। प्रोटीन्स को मैंने बोला हमेशा हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर इज रुबिस्को। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड इज कोलाजन,
ठीक है। फिर मैंने आपको बताया बेटा कि जब आप प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को देखते हो तो प्रोटीन्स आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सपोली के बाल भी बनाए थे मैंने, और आज अगर आप मेरे यहां से लेके यहां तक के हेयर को देखो तो स्ट्रेट पार्ट ऑफ प्रोटीन जो आपको बेटा बहुत अच्छी तरीके से ये बता सकता है फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा, लास्ट अमीनो एसिड कौन सा, आपको पोजीशन अमीनो एसिड की बहुत क्लियरली पता चल सकती है। दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। You can locate the amino acid, you can tell which is the amino terminal, you can tell which is the carboxylic terminal, and very easily you can identify that. In fact सारी प्रोटीन्स पहले जब आपकी आरएनए से सिंथेसाइज होती है तो वो हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है, फिर वो फोल्ड होती है आगे जाके जब उनके बीच में अमीनो एसिड्स के बीच में इंटरैक्शंस होते हैं बेटा। जब आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेटा कैसी हो जाए, ऐसी, ये वाले में तो नहीं है, कहीं तो होगी ना, ऐसे हो जाए, ऐसे, तो ये होती है हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो मैम के एक्चुअल बाल है वो एक्चुअल में हेलिकल है। एक्चुअल तो ये भी है बेटा, पर ये ब्लो ड्राई वाले बाल है ना, जो एक्चुअल मतलब जो वॉश करने के बाद सपोली की रियलिटी आती है ना, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। तो बेटा जी ऐसे हेलिक्स हमेशा अल्फा हेलिक्स ही होती है, राइट हैंडेड हेलिक्स ही होती है, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल। यहां अमीनो एसिड्स में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिखता है अदर दैन दी पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है बेटा सिर्फ अल्फा हेलिक्स नहीं होती है बल्कि बीटा प्लीटेड भी होती है, बीटा प्लीटेड भी होती है। और बीटा प्लीटेड फर्दर बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जिन्हें कहा जाता है एंटी पैरेलल और एक होती है जिसे कहा जाता है पैरेलल। मैंने आपको अपनी चार्जर की बेटा वायर से ये समझाया था, इतनी मेहनत करी थी तुम्हारे रगों में, मैंने ये कॉन्सेप्ट घुसाने की कोशिश की थी बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें याद होगा। जब एंटी पैरेलल बोलते हो तो आपकी एक प्रोटीन की चेन कुछ इस तरीके से फोल्डेड होती है कि जिस वाले फोल्ड का एन टर्मिनल सी टर्मिनल जिस डायरेक्शन में नजर आ रहा है उसके नीचे वाली फोल्ड में एन टर्मिनल सी टर्मिनल अपोजिट डायरेक्शन में नजर आएगा, और ये एक ही प्रोटीन की चेन को तुमने फोल्ड किया हुआ है। लेकिन पैरेलल में आपने मोर देन वन प्रोटीन की चेन की बात करते हो, और एन टर्मिनल और सी टर्मिनल जो है बेटा वो सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए बेटा दैट इज कॉल्ड एज द पैरेलल, दिस इज एंटी पैरेलल। ठीक है ना, ये केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल में पढ़ोगे। अगर तुम 11वीं बेटा पास कर गए तो पढ़ोगे ना यार, ठीक है ना, तो पहले ये 11th पढ़ो अच्छे से, फिर आगे बेटा तुमने क्या बोला कि यार अब मेरे को करना है जूड़ा बनाना है, हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। The 3D structure is called as tertiary structure where the protein chain gets folded upon itself like a hollow woolen ball. इस फोल्डिंग की वजह से बेटा कुछ बेटा क्रिवाइसिस बनती है, कुछ पॉकेट्स बनती है जिन्हें एक्टिव साइट्स बोलते हैं, और आप एंजाइम्स पढ़ोगे तो आप इसके बारे में पढ़ोगे भी। And beta for most of the biological activities of protein, tertiary structure is absolutely essential for many biological activities of protein. Activities के लिए यही tertiary structure बेटा responsible भी होती है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे और इंटरैक्शन दिखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा, तभी तो ये इतनी ज्यादा फोल्डेड भी है ना बेटा। आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग दिख रही है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बेसिकली, आयनिक इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, वैन डर वाल इंटरैक्शंस, मेनी टाइप ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन अमीनो एसिड इज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक ही प्रोटीन की चेन को फोल्ड कर दिया। एक टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको प्राइमरी भी दिख रही है, आपको सेकेंडरी भी दिख रही है बेटा, राइट। तो ये आपको एक टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में नजर आ रहा है, लेकिन बेटा याद है वायरल होना है। मैंने कहा था कि सपोली ने 4 बन बना लिए। आप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को एक पॉलीपेप्टाइड से डिफाइन नहीं कर सकते। आप प्राइमरी को डिफाइन कर सकते हो, सेकेंडरी को डिफाइन कर सकते हो, टर्शरी को डिफाइन कर सकते हो, बट आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिफाइन करना है तो एक से ज्यादा प्रोटीन चेन चाहिए, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन चाहिए जो इस प्रकार से अरेंज होती है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाती है बेटा। वेरी गुड एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट होता है, जो प्रोटीन पार्ट होता है, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है, और यही चेन्स जो हैं एक्चुअल में पॉलीपेप्टाइड्स हैं। सो दे आर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मैंने फंक्शन ऑफ प्रोटीन आई थिंक तुम्हें नहीं लिखवाया था बेटा, तो आज सबसे पहले फंक्शन ऑफ प्रोटीन से शुरू करें, और फंक्शन ऑफ प्रोटीन के बाद फंक्शन ऑफ प्रोटीन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, बहुत इजी है, और फिर बेटा हम डायरेक्ट लिपिड से स्टार्ट करेंगे। देखो न्यूक्लिक एसिड मैं गारंटी नहीं ले रही कि आज कर पाएंगे कि नहीं, बट लिपिड्स तो आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। गिव मी अ थम्स अप। शुरू करते हैं बेटा, फिर आज का टॉपिक रिवाइज हो गया क्विकली आप सभी का। देखो आज कितनी तारीख है, 23 है ना,
23 दिसंबर भाई न्यू ईयर आने वाला है, और फिर बेटा तुम्हारा भी न्यू बैच आने वाला है। न्यू बैच मतलब भाई तुम्हारा भी तो आएगा ना यार लक्ष्य बैच बहुत जल्द, ठीक है ना भाई। अगर तुम्हें खुश रहना है जीवन में बेटा, अगर तुम्हें 12वीं में बेटा प्रेशर नहीं लेना है स्टार्टिंग से ही, और बार बार ये गाना नहीं सुनना है ना, सारी उम्र हम ना, अपने आप को पहले ही मोटिवेट करो, बहुत समय है, रिवाइज करो। रोते रोते 12वीं में मत पहुंचना, फिर रोते ही रहते हो, ये करा दो वो करा दो फलाना करा दो, और जब वक्त रहता है सुधरने का तब तुम बेटा सुधरते ही नहीं हो। प्लीज यूटिलाइज दीज मंथ्स वेरी वेरी वाइजली बिफोर यू एंटर योर कक्षा 11वीं। आपके लिए भी बेटा सुखद अनुभव होगा, और टीचर्स के लिए भी बड़ा अच्छा अनुभव होगा कि बच्चे थोड़ा पढ़ लिख के आए हैं, ठीक है ना। यस, चलिए इसी बात के साथ में हम शुरू करते हैं बेटा फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। डायरेक्ट सवाल आया हुआ है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। प्रोटीन्स के बहुत सारे फंक्शन है बेटा आपकी बॉडी में। आप खुद बताओ, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर तुमने पढ़ा, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में तुमने नहीं पढ़ा तुम्हारी कितनी सारी हॉर्मोन्स प्रोटीनिशियस होती है, कितनी सारी बेटा हॉर्मोन्स प्रोटीनिशियस होती है, ठीक है ना। यस, हॉर्मोन्स आर प्रोटीनिशियस, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स आर प्रोटीनिशियस, मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स आर प्रोटीनिशियस, ठीक है। फैकल्टीज का नाम बताओ बेटा, फैकल्टीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी फैकल्टीज कौन है, थोड़ा सा कम बोला करो बेटा। सुनो, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूं जिसने ये पूछा है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को एक चीज पहले बता दूं, ये जो तुम बेटा ये तुम लोगों ने ही पूरा माहौल खराब कर रखा है, ठीक है ना। पहली बात तो मैंने आपको कई बार समझाया है, पढ़ने वाला बच्चा किसी से भी पढ़ सकता है, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम है। पहली बात तो आप इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि आप बेटा अपने टीचर्स को जज करते हो, किसी को भी आप जज करते हो, मैं ये बोल रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आप मुझे जज नहीं कर रहे तो भाई मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, आप किसी और के लिए कुछ भी बोल रहे हो वो भी खराब है, ठीक है ना। तो आप इतने क्वालिफाइड नहीं है कि आप ये जज कर सके किसी, आप इतने क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर्स की जजमेंट निकाल रहे हैं, ये अच्छा है, ये बेटर है, ये ऐसे है। सारे बेटा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। वो बच्चे नालायक होते हैं, एक तो वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और बच्चे नालायक होते हैं कुछ जो ना बेटा ये हरकतें करते हैं। अगर आप ईमानदारी से बेटा किसी भी बैच में बैठ के पढ़ रहे हैं ना, और मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, इतने फिजिक्स वाला में तो टीचर्स बेटा इतने एफर्ट्स करते हैं ना, मैंने पता नहीं आपके बैच में बोला है या लक्ष्य बैच में बोला है, हर टीचर को आप अगर एफर्ट करते हुए देखोगे ना बेटा, तो वो इतने एफर्ट्स करता है कि बच्चे को ना किसी भी तरीके से हम इतना अच्छा कंटेंट दे दे, इतने अच्छे से तैयारी करा दे कि बच्चे को ना भटकने की जरूरत ना पड़े। पर बच्चा क्या करता है बेटा, जो बच्चे ज्यादातर ऐसे करते हैं, भटकते हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां कभी यहाँ, और ये भटकने वाला बच्चा भटकता ही रहता है। हर दूसरे दिन बेटा न्यू टीचर की तलाश में होता है, हर दूसरे दिन एक नए बैच की तलाश में होता है, एक नए सीरीज की तलाश में होता है। लेकिन जो तैयारी करने वाला बच्चा है, जो एक्चुअल में सिलेक्ट होता है ना बेटा, वो बिल्कुल फोकस्ड है। जस्ट लाइक योर बैच का नाम अर्जुना, अर्जुन की जैसे बिल्कुल फोकस्ड है। उसे पता है कि मेरा टारगेट क्या है, और मेरे को जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस मेरे साइड में आ रही है ना बेटा, मुझे वो सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है और मेरा सिलेक्शन होगा। आप ना बेटा 1.0 वो 2.0 3.0 4.0 आप एक बार ही सोच के देखो, सेम सेट ऑफ टीचर्स कितने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई सिर्फ हमारे पढ़ाने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे बैच के अंदर पढ़ने वाला या XYZ टीचर, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए ना बेटा, हिसाब से तो यही होना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है क्या बेटा? सेम सेट ऑफ टीचर्स कितने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर आपकी जो ये प्रेफरेंस वाली चीज है ना, ये नहीं वो नहीं फलाना नहीं ढिमकाना नहीं, तो फिर तो सबका सिलेक्शन होना चाहिए था, क्योंकि टीचर सबसे बेस्ट होना चाहिए, बाकी सब मेरी तो पढ़ाई गई भाड़ में। ऐसा नहीं होता है बेटा, क्योंकि एक साइड से एफर्ट्स नहीं होते हैं, एफर्ट्स दोनों साइड से होते हैं, ठीक है ना। और जब आप बेटा अपने एफर्ट्स को 100% रखोगे ना, तो आप ये फालतू की चीजें करोगे ही नहीं बेटा, समझो इस चीज को, ठीक है ना। पर कुछ गधे हैं जो नहीं समझेंगे, तो मत समझो बेटा, मेरा क्या जा रहा है, समझना है समझो, मैं तो अपना बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। चलो इसी बात के साथ में बेटा मैं शुरू करने जा रही हूं अपना बायोमॉलिक्यूल्स में फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो बेटा जी फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स में बेटा मैं आपको ये बताना चाहूंगी, 15-16 साल के बच्चे हाँ अपनी वर्डिक्ट देते हैं। अरे बेटा हो तुम केपेबल, पहले इतना सोचो, आर यू केपेबल इनफ? जिनके प्रति तुम जजमेंट दे रहे हो, यू आर नॉट बेटा, यू आर नॉट। पढ़ाई करो, दैट इज द ओनली थिंग। आप लायक नहीं हो,
तुम्हारे घर में मम्मी पापा तुम्हारी बात नहीं सुनते, तुम क्या बेटा अपना ज्ञान लेके यहाँ पे चिपकाते हो? हाँ, घर में तो तुम्हारी है नहीं वैल्यू, तुम बेटा आए बड़े, हाँ, तुम्हारा दोस्त ना माने तुम्हारी बात, आओ सुनो अब, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे सपोलो फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स में हम देखते हैं हार्मोन्स आर प्रोटीनिशियस, ये हम सबको पता है बेटा। हार्मोन्स आपके प्रोटीनिशियस होते हैं, सारे नहीं होते हैं बट होते हैं बेटा। हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर्स पढ़े थे, ठीक है ना। और जो रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, वो रिसेप्टर्स भी क्या होते हैं, रिसेप्टर्स भी प्रोटीनिशियस होते हैं। हार्मोन बाइंड्स टू द रिसेप्टर्स, तो रिसेप्टर्स आर आल्सो प्रोटीनिशियस, ये भी प्रोटीन का फंक्शन है। तो मैं सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगी यहाँ सबसे पहले मेरे सपोलो में बेटा याद करते रहे ना क्लास में साथ साथ, मैं यहां कहना चाहूंगी हार्मोन्स आर प्रोटीनिशियस बेटा, हार्मोन्स आर प्रोटीनिशियस, हार्मोन्स प्रोटीनिशियस होते हैं, सारे नहीं बट हम तो फंक्शन लिख रहे हैं ना। आपके रिसेप्टर्स प्रोटीनिशियस होते हैं। एनसीईआरटी में ना टेबल दी हुई है बेटा, ये टेबल दी हुई है फंक्शन के लिए, है ना बेटा। आपकी बॉडी में डिफेंस प्रोटीन्स होते हैं, आपके बॉडी में डिफेंस प्रोटीन्स होते हैं बेटा। डिफेंस प्रोटीन्स का मतलब होता है आपके एंटीबॉडीज। तो 12वीं कक्षा में हम आपको ये पढ़ाएंगे भी कि आपकी बॉडी डिफेंस के लिए, आपको बीमारी फैलाने वाले एजेंट से बचाने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। और वो एंटीबॉडीज जिसे आप इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के नाम से भी जानते हैं बेटा, दे आर ऑल्सो प्रोटीनिशियस, अगेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन है ना। डिफेंस प्रोटीन्स एनसीईआरटी कहती है बॉडी में होते हैं डिफेंस प्रोटीन्स। What are these defense proteins, Apollo? These defense proteins are your immunoglobulins. इसके बारे में बाद में बेटा 12वीं में डिस्कस करना है। Immunoglobulins are what, मैम? Immunoglobulins are antibodies. ये भी प्रोटीनिशियस होते हैं मैम, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा प्रोटीन का क्या फंक्शन है बेटा? इसके अलावा एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर जब मैं आपको एंजाइम्स पढ़ाऊंगी, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, तो एंजाइम्स भी क्या होती है बेटा? एंजाइम्स भी प्रोटीनिशियस होती है, प्रोटीन होती है एंजाइम्स। इसके अलावा आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मतलब कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो किसी चीज के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है GLUT4 बेटा, ध्यान दो। GLUT4 एक प्रकार का एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है बेटा, इट्स अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। क्या दिया हुआ है बेटा? इट इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। देखो ना, इसका नाम खुद अपनी परिभाषा बता रहा है। ग्लू का क्या मतलब है यहां? ग्लूकोज। एंड टी का मतलब यहां क्या है बेटा? टी का यहां मतलब है ट्रांसपोर्ट। ये कैसा प्रोटीन है? ये एक ऐसा प्रोटीन है जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जिसका नाम ही है बेटा GLUT4। उसका मतलब ही ये है कि ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाली है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कितना इजी है बेटा, बताओ? यस, इजी, इजी, यस, समझ गए? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। हाँ बिल्कुल, साकिबा कह रही है मैम GLUT2 भी तो हो सकता है। बिल्कुल GLUT2 भी हो सकता है बेटा। टाइप 2, 4 ये ना अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, है ना। इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी अभी मैं। कुछ ग्लूकोज डिपेंडेंट होते हैं, कुछ तो नॉट रिक्वायर्ड इन डिटेल। मतलब एक प्रकार के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, दे आर ऑल्सो प्रोटीनिशियस इन नेचर। तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन हो गया, खत्म हो गया प्रोटीन का टॉपिक, ठीक है ना। बस यही बचा हुआ था हमारा। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें पढ़ना है लिपिड्स के बारे में। तो देखो हमने कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स कर लिए, हमने कार्बोहाइड्रेट्स कर लिया, हमने प्रोटीन्स कर लिए, अब हम बेटा लिपिड्स करने जा रहे हैं। और लिपिड्स के बारे में एक कहावत है कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल, पढ़ा था ना। और मैंने आपसे कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स भी पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर का मतलब चेन ऑफ मोनोमर्स, चेन ऑफ सिंपल शुगर इज अ पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स। जब मैं प्रोटीन्स पढ़ा रही हूं तो प्रोटीन्स भी पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स।
बट लिपिड्स पॉलीमर्स नहीं होते। लिपिड्स में आप ऐसे नहीं देखोगे कि कुछ लिपिड कंबाइन कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। लिपिड्स आर नेवर पॉलीमर्स। इस लाइन से नीट में सवाल आया हुआ है, इस लाइन से नीट में सवाल आया हुआ है। और बेटा तब जब तुम लिपिड को इमेजिन करते हो तो कैसा इमेजिन कर पाते हो? लिपिड इमेजिन, लिपिड बोलते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? जैसे अगर मेरे को पूछा जाए ना लिपिड मैं इमेजिन करती हूँ, या मेरे को किसी ने तुम्हारी जैसे क्लास में जब मैं थी तो मुझे कोई बोलता, तो मेरे दिमाग में ऑयल्स आते, ऑयल, या तो बटर आता या तो घी आता, मेरे दिमाग में ये सारी चीजें आती जब मैं लिपिड्स के को इमेजिन करती। तो लिपिड्स एक्चुअल में होते हैं बेटा वैक्सी, ग्रीजी, ऑयली सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दिमाग में भी आपके मोस्टली यही वाली चीजें आनी चाहिए, राइट। लिपिड से तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन तुम्हारे दिमाग में आई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारे दिमाग में आई, चिपचिपा कुछ दिमाग में आया, है ना। एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आएगी क्योंकि वो भी तो लिपिड बाई लेयर है ना, यस, बिल्कुल सही। सेल मेम्ब्रेन आई तो भी सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि लिपिड्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स क्या हैं मैम। तो मैम सबसे पहले तो हम लिपिड्स को क्या कहते हैं, बच्चा पढ़ी, मैं बच्चा रानी बोलने वाली थी, पता है, रानी, ठीक है। तो लिपिड्स को बोला जाता है ऑयली, ग्रीजी, वैक्सी substances insoluble in पानी, insoluble in water, ठीक है। लिपिड्स आर नेवर पॉलीमर, होमो और हेट्रो तो छोड़ ही दो, दे आर नेवर पॉलीमर्स, ये पॉलीमर्स नहीं होते, नेवर पॉलीमर्स। अब एनसीईआरटी जिंदाबाद। एनसीईआरटी ने बेटा देखो इतने से पैराग्राफ में पूरी इंफॉर्मेशन को दिया हुआ है, पहले आप देख लो, बस इतना ही दिया हुआ है लिपिड्स के बारे में, और ये कुछ कुछ बेटा स्ट्रक्चर्स दिए हैं लिपिड से रिलेटेड जो हमें पढ़ने हैं। बट इस पैराग्राफ को अगर तुम देखोगे ना, एनसीईआरटी ने बिल्कुल भी क्लैरिटी के साथ में ना लिपिड्स की क्लासिफिकेशन नहीं करी हुई है। क्या हमें बहुत ज्यादा बेटा इसमें डिटेल्ड कुछ करना है? नहीं, बट हमें बेटा जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स बताए थे ना, अगर आप सीधा एनसीईआरटी पढ़ते तो एनसीईआरटी ने तो सीधे पॉलीसैकेराइड से शुरू किया था। अब अगर एनसीईआरटी के पॉलीसैकेराइड्स को डायरेक्ट पढ़ने जाते तो तुम्हें बेटा इंडिविजुअली कभी समझ ही नहीं आता कि ग्लूकोज कैसा दिखता है, इसमें कार्बन की नंबरिंग कैसे की हमने, स्ट्रेट से रिंग फॉर्म कैसे बनाया हमने, तो हमें बेसिक्स को करने की जरूरत थी, राइट। अब मैं आपको बेटा लिपिड्स बिल्कुल एनसीईआरटी को साथ में लेके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी आपकी टॉपिक की क्लैरिटी आपको रहे, सो दैट एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना वो आपको बेटर समझ में आए। तो हम कुछ इस तरीके से पहले लिपिड्स की क्लासिफिकेशन लिखेंगे, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में लिखे थे ना, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, वैसे एनसीईआरटी में ये क्लासिफिकेशन नहीं दी है। मैं आपको बता दूंगी कि ये हम क्यों कर रहे हैं और उसमें से कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। वैसे मैं आपको फ्लो चार्ट ही इतना बताऊंगी जो आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं लिपिड्स को कैटेगराइज करना चाहूं ना बेटा, क्लासीफाई करना चाहूं, तो मैं लिपिड्स को कैटेगराइज कर सकती हूं इनटू नंबर 1 सिंपल लिपिड्स। और अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी ने एक सिंपल लिपिड्स ही हैं जिनको थोड़ा बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, इसी को सबसे अच्छी तरीके से एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया हुआ है। जब आप दूसरा कैटेगरी देखते हो लिपिड्स का, नंबर 2, दे आर कॉल्ड एज बेटा कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। अब एनसीईआरटी ने कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में एग्जाम्पल तो दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल में उसके स्ट्रक्चर को भी बनाया हुआ है, बाकी और कोई भी चीज कॉन्जुगेटेड लिपिड में डिफाइन नहीं की हुई बेटा, ठीक है ना। और तीसरे में भी जो थर्ड लिपिड्स होते हैं, दे आर डिराइव्ड लिपिड्स, दे आर डिराइव्ड लिपिड्स बेटा, इनका भी सिर्फ स्ट्रक्चर एक का दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉल का, बाकी इसके बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ, कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है ना। अब देखो बेटा, जब मैं बात करती हूं किसकी, जब मैं बात करती हूं सिंपल लिपिड्स की, तो एनसीईआरटी ने एक्चुअल में सिंपल लिपिड्स को ही डिफाइन किया है। लेकिन अब आप समझो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि भाई लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स को एक्चुअल में बोला जाता है, पता है आपको क्या, लिपिड्स को एक्चुअल में बोला जाता है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। अभी मैं समझाऊंगी ऐसा क्यों, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, एनसीईआरटी ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। बेटा फैटी एसिड से ना क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में रिसेंट ईयर्स में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
अच्छा, जब आप कहते हो ना बेटा सिंपल लिपिड्स, तो एनसीईआरटी पता है क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है वैसे सिंपल लिपिड्स भी दो टाइप के होते हैं, ट्रू फैट, न्यूट्रल फैट्स, एंड बेटा एक होती है इसमें वैक्सेस। एक होती है ट्रू फैट न्यूट्रल फैट्स और एक होती है वैक्सेस, बट एनसीईआरटी ने नहीं दिया है तो मैं आपको सिंपल लिपिड की फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं बता रही हूं। एनसीईआरटी ने कैसे डिफाइन किया है? एनसीईआरटी कहती है कि भाई लिपिड जो होती है ना, सिंपल एक फैटी एसिड भी एक लिपिड है, और एनसीईआरटी कहती है सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है ग्लिसरॉल, वो भी एक लिपिड है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी लिपिड है। एनसीईआरटी ऐसे कहती है, तो हम एनसीईआरटी की भाषा में लिखेंगे, मैं भी आपको रीड भी कराऊंगी। तो सिंपल लिपिड जो है ना बेटा, अच्छा रुको, मैंने आपको अभी कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाए थे, याद है? कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने कहा था कि कुछ होते हैं बेटा जिनमें शुगर वाला पार्ट कार्बोहाइड्रेट भी होता है और एक नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी जुड़ा हुआ होता है ना। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा एक प्रोटीन जुड़ गया मान लो, कोई अल्कोहल जुड़ गया मान लो, है ना। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स, जैसे तुमने पढ़े थे, है ना। देखो एक लिपिड्स मैं बोलूंगी जो सिंपल लिपिड्स हैं, ये सिर्फ लिपिड है, इसमें कोई नॉन लिपिड पार्ट नहीं है। अगर फैट है तो फैटी है, ऑयल है तो ऑयली है, इसमें कोई नॉन लिपिड पार्ट नहीं जुड़ा। जब मैं कॉन्जुगेटेड लिपिड बोल रही हूँ ना, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जुड़ना। लिपिड के साथ में अगर एक नॉन लिपिड पार्ट एसोसिएट हो जाए, मान लो कि ये लिपिड है, ये सिर्फ लिपिड है ना, तो ये आपका आ गया सिंपल लिपिड्स में। लेकिन यही लिपिड के साथ में अगर मैंने एक प्रोटीन को जोड़ दिया मान लो, तो ये एक कॉन्जुगेटेड लिपिड बन जाता है, ये एक कॉन्जुगेटेड लिपिड बन जाता है। और डिराइव लिपिड्स तो बेटा लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, ये मॉडिफाइड होते हैं, ये डिराइव्ड होते हैं, ये इनको हम अलग से समझेंगे, ठीक है ना। अभी देखो, सबसे पहले मैंने सिंपल लिपिड्स के लिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कहा, लिपिड्स कैन सिंपली बी, इसको भी मैं समझाऊंगी एस्टर्स कहां से आया, फैटी एसिड कहां से आया। लिपिड्स कैन सिंपली बी a fatty acid, simply be a fatty acid or a glycerol or combination of these two। होता क्या है ग्लिसरॉल बताऊंगी अभी, होता क्या है फैटी एसिड बताऊंगी अभी, एंड इनकी कॉम्बिनेशन से क्या होता है ये भी बताऊंगी अभी, और कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। लिपिड आपका एक फैटी एसिड भी लिपिड है, आपका एक ग्लिसरॉल भी लिपिड है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन भी एक लिपिड है, ठीक है ना। यस जब मैं बेटा बोलती हूं आपकी कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, तो कॉन्जुगेटेड लिपिड्स का मतलब होता है, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स का मतलब होता है कि लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स का मतलब होता है लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट। लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट आपको मैं बताऊंगी कैसे। डिराइव लिपिड्स में आपको स्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ना है, इसको हम अलग से ही पढ़ेंगे। ये थोड़े से मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं लिपिड्स के, पहले यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी ने किसके बारे में सबसे ज्यादा दिया हुआ है बेटा, लिपिड्स के, सिंपल लिपिड्स के बारे में। तो हम सिंपल लिपिड्स को ही अभी सबसे पहले शुरू करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी वहां से पूछे गए हैं। डिराइव लिपिड में तो एक कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कॉन्जुगेटेड लिपिड में भी बेटा एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमें बस वही करना है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी ने जो दिया हुआ है दैट इज सिंपल लिपिड, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। आई विल स्विच ऑफ योर कमेंट्स बिकॉज यू आर टॉकिंग बेटा रबिश इन द कमेंट्स, ओके ना। तो नो पॉइंट, पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़ ही रहा है। और मैं शुरू करने जा रही हूं बेटा कहां से, मैं शुरू करने जा रही हूं सिंपल लिपिड से। जैसा कि मैंने सिंपल लिपिड्स की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है बेटा, मैंने सिंपल लिपिड्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी कहती है कि लिपिड्स मैम, लिपिड्स एक सिंपल फैटी एसिड भी होते हैं, लिपिड्स कैन बी मैम ग्लिसरॉल, या फिर लिपिड्स कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। एक सिंपल फैटी एसिड भी एक लिपिड है, एक ग्लिसरॉल भी लिपिड है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी क्या है मैम, लिपिड है, ठीक है ना। अब देखो व्हाट इज अ फैटी एसिड, व्हाट इज अ ग्लिसरॉल। तो पहले मैं इसका जो इसमें जो टर्म्स लिखे हुए हैं इसको समझाने की कोशिश करती हूं। ग्लिसरॉल क्या होता है, नंबर 1 व्हाट इज अ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का केमिकल नेम है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसको क्या कहा जाता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बनाओ,
प्रोपेन बनाओ तो 1, 2 एंड 3। ट्राई हाइड्रोक्सी बनाना है तो 1 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 3। दिस इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो। दिस इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। दिस इज अ लिपिड एज पर एनसीईआरटी। एक ग्लिसरॉल भी एक लिपिड होता है एज पर एनसीईआरटी। एक ग्लिसरॉल भी एक लिपिड होता है। एक फैटी एसिड भी एक लिपिड होता है। तो मैम फैटी एसिड बना के बताओ। मैं साइड में बना रही हूं बेटा, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। पेज क्यों वेस्ट करें, स्लाइड क्यों वेस्ट करें, है ना। तो एनसीईआरटी कहती है मैम सिर्फ यही एक लिपिड नहीं होता है, बल्कि ग्लिसरॉल इज ऑल्सो, फैटी एसिड इज ऑल्सो अ लिपिड। एक फैटी एसिड भी एक लिपिड होता है। फैटी एसिड को आगे आप शॉर्ट में हमेशा लिखना बेटा F.A, फैटी एसिड। एनसीईआरटी कहती है फैटी एसिड इज ऑल्सो लिपिड ना। तो फैटी एसिड क्या है, जरा देखो फैटी एसिड क्या है। फैटी एसिड को डिफाइन किया जाता है, इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ hydrocarbons. It's a long chain of hydrocarbons with a carboxylic group. तभी तो एसिड है, फैटी एसिड विद अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो क्या है फैटी एसिड, कैसा दिखता है। फैटी एसिड में एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसमें होती है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की चेन है ये जो मैं डॉट 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 लगा रही हूं, मान लो ऐसे, इसके साथ हाइड्रोकार्बन है, CH2 इज अ हाइड्रोकार्बन, CH2 इज अ हाइड्रोकार्बन। ऐसे बेटा चेन होती है ये हाइड्रोकार्बन्स की, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। लास्ट वाला बेटा CH3 होगा ना, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है तो एंड में जो हाइड्रोकार्बन होगा वो CH3 वाला होगा। इसके बीच में CH2 बहुत सारे हैं, कितने हैं वो भी मैं अभी बता रही हूँ। सिंगल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है ये भी मैं अभी आपको बता रही हूँ। एक तरफ आपको दिख रहा है बेटा ये एसिडिक ग्रुप, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और क्या मैं इस पूरे ग्रुप को बेटा बोल सकती हूँ R ग्रुप? क्या मैं इस पूरे हाइड्रोकार्बन के लॉन्ग चेन को बोल सकती हूँ R ग्रुप? आप मुझे आंसर दो कमेंट्स में, क्या मैं इसे R ग्रुप बोल सकती हूँ? बताओ यस एवरीबॉडी। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में मैं इस पूरे बेटा यहां से लेके यहां तक को R ग्रुप बोल सकती हूँ। नाउ व्हाट एनसीईआरटी सेज, एनसीईआरटी कहती है कि मैम इस R में ना नंबर ऑफ कार्बन्स, इस R को अगर आप ध्यान से देखो तो इस R ग्रुप में जो नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे ना मैम, मिनिमम एक से लेके 19 ही हो सकते हैं। इस R ग्रुप में क्वेश्चन आया हुआ है इस पर्टिकुलर लाइन से, जो मैं अभी आपसे पूछने जा रही हूं नीट में। इस R ग्रुप में मैम मैक्सिमम ना 1 से लेके 19 कार्बन हो सकते हैं। तो अगर बेटा मैं आपसे ये बोलूं और आप मुझे बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी भी फैटी एसिड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 20 होंगे, इज इट ट्रू और फॉल्स? किसी भी फैटी एसिड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे वो 20 होंगे, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट? बताइए बताइए। एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि मैम R में आपने बताया कि मैक्सिमम 19 कार्बन हो सकते हैं। तो किसी भी फैटी एसिड में टोटल कितने कार्बन हो सकते हैं? 20। कैसे? इंक्लूडिंग द COOH का कार्बन। अगर मैं COOH के कार्बन को इंक्लूड कर दूं तो मैक्सिमम टोटल कितने कार्बन हो सकते हैं? 20 कार्बन। राइट, एब्सोल्युटली ट्रू। अगर मैं कार्बोक्सिलिक कार्बन को जोड़ दूं तो मैम मैक्सिमम 20 कार्बन हो सकते हैं। राइट, ठीक है ना। और मैंने R ग्रुप में आपको मैक्सिमम कितने कार्बन बताए? R ग्रुप में मैक्सिमम मैंने आपको बताया बेटा 19 कार्बन, ठीक है ना। मैक्सिमम 19, मिनिमम 1। ऑल्सो बेटा ये जो R है ना, इसमें इट मे हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इससे भी क्वेश्चन आता है,
और डबल बॉन्ड, आपके इस R ग्रुप में जो हाइड्रोकार्बन्स है उसमें सिंगल भी हो सकता है मैम बॉन्ड, और डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, जिस पर डिपेंड करता है कि वेदर योर फैटी एसिड इज सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट हैज बेटा सिंगल बॉन्ड और इट हैज डबल बॉन्ड, यू कैटेगराइज योर फैटी एसिड्स into number 1 saturated fatty acids, saturated fatty acid, and beta number 2 called as unsaturated fatty acid. इस पर ही निर्भर करेगा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. अब एनसीईआरटी ने क्या किया ना बेटा, दो या तीन ही एग्जाम्पल्स दिए हुए, बट मैं आपको जिस तरीके से एग्जाम्पल्स अभी बताऊंगी ना बेटा, आप ये वाले एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो, ठीक है ना. 3-4 ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हुए, सारे नहीं दिए हुए, बट आप इसी सीक्वेंस में याद रखोगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. इसीलिए आप मेरे एग्जाम्पल्स याद रख लेना. स्ट्रक्चर्स को आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिर्फ पामिटिक एसिड का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और बनाना बहुत ईजी है. अभी आप खुद देखोगे ना, आप खुद समझोगे. देखो, जब आप बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड बोल रहे हो ना, तो इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, यहां कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहां कोई डबल बॉन्ड नहीं है. बट आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं बेटा जहां सिंगल बॉन्ड के साथ साथ में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है. सिंगल तो है ही है, लेकिन इस कारण से नहीं, सिंगल बॉन्ड विद डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड जहां होता है ना बेटा, वो अनसैचुरेटेड बन जाता है. जहां डबल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड बन जाता है. समझ गए? अब बेटा सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी आपको इनके एग्जांपल्स. सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसको तो स्टार मार्क कर लो भाई, पामिटिक एसिड. एक एक लाइन छोड़ के लिखना. पामिटिक एसिड के बाद एक लाइन का गैप रख लेना. फिर आती है स्टियरिक एसिड, फिर आती है ये अरैकिडिक एसिड. These 3 are the example of saturated fatty acid. ठीक है ना. फिर आती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें आएगी बेटा ओलिक एसिड, फिर आएगी बेटा लिनोलिक एसिड, फिर आएगी बेटा लिनोलेनिक एसिड. अब आप कहोगे कि मैम ये क्या हो रहा है. अभी देखो कितना मस्त मैं तुम्हें बताती हूँ ये याद रखने का तरीका. फिर आएगा अरैकिडोनिक एसिड. जैसे आपको बेटा आपके जब आप टेस्ट देते हो तो आपको सारे ऑप्शंस एक जैसे नजर आते हैं ना. ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है. यार मेरे को तो चारों ऑप्शंस ही आंसर दिख रहे हैं, मुझे तो चारों ऑप्शंस में अपने आंसर्स नजर आ रहे हैं. सारे ऑप्शंस एक जैसे दिखते हैं बेटा. वो नहीं बच्चों को दिखते हैं जिनके बारे में मैं स्टार्टिंग में बता रही थी ना, उन्हीं बच्चों को एक्चुअल में नजर आते हैं. ठीक है, तो ये जो मैं बेटा आपको बता रही हूँ ना ओलिक, ये सबके नाम एक जैसे नजर आ रहे हैं ना. अभी देखो डिफरेंस बताती हूँ. देखो पामिटिक एसिड और स्टियरिक एसिड तो चलो ठीक है भैया, उसके नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं है. पामिटिक एसिड और स्टियरिक एसिड तो मस्त है. देखो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होना बनता है, वो तुम फील कर सकते हो कि दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही है. जिसको चारों में कंफ्यूजन हो रही है, तुम ये सोच के देखो, दो में तो लाजमी है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, बट चारों में कंफ्यूज होना, चारों आंसर कैसे लग सकते हैं. तो पामिटिक एसिड, स्टियरिक एसिड, यहां के नाम में तो किसी से मिलते जुलते नहीं है, पर यहां पे मैंने जो लास्ट नाम लिखा हुआ है वो नाम मैंने लिखा हुआ है अरैकिडिक. बोलो मेरे साथ में, अरैकिडिक एसिड. अब इसका नाम कैसे याद रखना है, पहले तो नाम याद करना सीखो. इनके नाम एक दूसरे से मिलते हैं. जैसे अगर किसी का नाम समा है, SAMA, समा, एक नाम समा है, एक नाम समाप्ति है, तो समा के आगे मैंने अगर PTI लगा दिया तो समाप्ति बन गया ना बेटा. वैसे ही यहां पे एक का नाम है ओलिक, अब ओलिक के आगे मैंने लगा दिया LIN, तो वो बन गया क्या, लिनोलिक. ठीक, अब लिनोलिक के बीच में मेरे को बस एक लिनोलेनिक, LE ऐड करना है. देखो सॉरी N ऐड करना है. ये है लिनोलिक, ये क्या है, लिनोलेनिक. यहां बीच में मैंने बस एक N ऐड कर दिया है. ओलिक के आगे लिनोलिक,
लिनोलिक में बीच में एक एन ऐड कर दो, लिनोलेनिक। और लास्ट वाला है अराकिडोनिक। अब ये अराकिडोनिक है और ये अराकिडिक है। अराकिडिक में बीच में मैंने एक चीज ऐड कर दी है, तो आप देखोगे सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कुछ एडिशनल है। जैसे यहां अराकिडिक है तो यहां अराकिडोनिक है, इसका नाम बड़ा है। ओलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड अराकिडोनिक। अब बताओ बेटा, यस एवरीवन, क्या आपको बेटा ये नाम समझ में आया? यस बताओ यार, बताओ। चलो सारी बेटा केमिस्ट्री फिजिक्स सारी चीजों को यहीं पे मत घुसाया करो, चलो सुन लो। अब बताओ क्या ये नाम आपको बेटा समझ में आए? पहला तो टास्क आपका यही होता है कि आपको ये नाम तो समझ में आए, बाद में इनमें कितने कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, फलाना ढिमकाना, वो बाद की बात है, बट ये याद तो हो जाएंगे ना। ओलिक के आगे लिनोलिक, लिनो में बीच में एन लगा दो, लिनोलेनिक। ये अराकिडिक है, वो अराकिडोनिक है। कंफ्यूज नहीं होने का बेटा, एक जैसा लगता है एग्जाम हॉल में। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं मैम। पामिटिक एसिड में होते हैं 16, टोटल 16 कार्बन, टोटल बता रही हूं, आर ग्रुप नहीं बता रही हूं मैं अभी। जब भी हम नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं। 16 कार्बन, 18 कार्बन और 20 कार्बन। और यहां होता है 18 कार्बन, 18 कार्बन, 18 कार्बन और यहां होता है 20 कार्बन। समझ जाओ, ठीक है ना? यस बेटा, कोई तुमसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं कह रहा है, बट अगर तुम चाहो ना तो तुम उनको छोड़ दो, वो तो तुम्हें पता नहीं है कहां डबल बॉन्ड लगेगा, बट तुम इनके स्ट्रक्चर तो बहुत आसानी से बना सकते हो यार। अगर तुम्हें पामिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोले तो तुम बना नहीं सकते बेटा? बताओ होता क्या है स्ट्रक्चर में? एक आर ग्रुप होता है और एक सीओएच होता है ना, आर एंड सीओएच होता है। बताओ हाँ या ना? टोटल तुमने कितने लिख रखे हैं पामिटिक एसिड में? 16 कार्बन। अब बताओ क्या ये ऐसे नहीं बना सकते? बताओ, एक कार्बन तो यही यूटिलाइज हो गया, टोटल 16 है, तो तुम्हें टोटल 15 कार्बन लिखने हैं। एक इधर लिख दिया, हाइड्रोकार्बन ये लगा दिया, CH2 होल 14। बताओ क्या ये पामिटिक एसिड बन गया? बताओ, बताओ हाँ या ना? बताओ हाँ या ना? यस, इजी है। तुम्हें बस बेटा नंबर ऑफ कार्बन अगर पता हो, कितना आसानी से, अगर इसी को मैं 14 की जगह कर दूं 16 तो वो स्टीयरिक बन जाएगा। अगर उसी को 16 की जगह मैं कर दूं बेटा 18 तो वो बन जाएगा अराकिडिक एसिड। इजंट इट इजी टू मेक द स्ट्रक्चर्स? बट यू डोंट हैव टू मेक इट। आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिए जो मैंने ऊपर बताया हुआ है, क्योंकि अभी आप जब इनके स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे ना, ट्राइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड, है ना, तब आपको ये इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? इजी पीजी, वेरी इजी, वेरी गुड बेटा। इतनी केमिस्ट्री तो तुम्हें आती है बेटा, तुम तो एक्सपर्ट्स हो वैसे भी, ठीक है ना? यहां ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक, तीनों में 18 कार्बन है। इसमें पता है बेटा फर्क क्या होता है? इनमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स का फर्क होता है। इसमें एक्चुअली डबल बॉन्ड को जैसे मैं शॉर्ट में डीबी अगर लिखूं तो यहां एक डबल बॉन्ड होता है, यहां 2 डबल बॉन्ड होते हैं, सब में कार्बन नंबर सेम है बट डबल बॉन्ड का फर्क है। यहां 3 डबल बॉन्ड होते हैं और लास्ट में 4 डबल बॉन्ड होते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतना याद रखो, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? यस, और डन हो जाए तो मुझे बता देना। हाँ जी सब बोला आर्मी। पानी भिजवाना है मनीष। डन 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 डन। डन, थैंक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये कहा कि एनसीईआरटी कहती है एक फैटी एसिड भी एक लिपिड है, यानी कि ये भी एक लिपिड है। एनसीईआरटी कहती है एक ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन यानी कि एक ग्लिसरॉल भी लिपिड है। और एनसीईआरटी कहती है कि इनके कॉम्बिनेशन से भी लिपिड बनते हैं। एक्चुअल में जो हम फैट्स खाते हैं ना बेटा, जो हम फैट खाते हैं, जो तुम खाते हो, तले हुए पकौड़े, तली हुई पूड़ियां, घी में बना हुआ बेटा गाजर का हलवा, घी में बना हुआ सूजी का हलवा, मूंग दाल का हलवा, ठीक है ना, कचौड़ियां, ये जितनी भी तेल वाली चीजें तुमने खाई ना बेटा, ये सारी आपकी जो आप खाते हो फैट्स, वो ट्राइग्लिसराइड्स होती है। लेकिन ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या होती है अभी हम बनाएंगे, ठीक है ना? सर्दियों में तो सबने गाजर का हलवा खूब खाया होगा। वैसे सीजनल कुछ कुछ चीजें खा लेनी चाहिए, लेकिन घर में बनी हुई कोशिश करनी चाहिए कि खा लो, है ना?
यस, मजा आ गया मैम, नाम सुन के ही मजा आ गया मैम हमें। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, वी आर कंबाइनिंग फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब हम इसे कंबाइन कर रहे हैं। अब इसे कंबाइन करेंगे ना बेटा, इसे अलग अलग तरीके से कंबाइन करने पर मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड बन सकते हैं, ठीक है ना। मैम आज बन रहा है मेरे घर में, तो जब भी गाजर का हलवा सीजन में बनता था ना बेटा, तो ऐसे नहीं मुफ्त में मिलता था भाई, मम्मी प्रॉपर काम करवाती थी हमसे, ठीक है ना। सबको बेटा 5-5 गाजर अपने कद्दूकस करने हैं, सब जब मिल के कद्दूकस करेंगे ना गाजर को, तभी गाजर का हलवा खाने को मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि मेरी मम्मी बनाए पड़ी है, घिस रही हैं गाजर, बना भी रही हैं। वैसे तो बेटा मिल बांट के ही करना चाहिए ये सब काम। इतना सारा गाजर छीलो बेटा, तब जाके इतनी सी गाजर का हलवा बनता है। अलग ही स्कैम है, अलग ही स्कैम है भाई। हाँ, बस करो बेटा यार, क्या कर रहे हो यार, खाना खाना खाना। तुम तो खा भी लोगे घर में बैठे, मैं क्या करूंगी, पानी पी रही हूं तब से मैं। तुम तो अभी ऑर्डर करोगे, मम्मी ये बना के दे दो, वो बना के दे दो। शर्म करो तुम बेटा, शर्म करो, ठीक है ना। चलो देखो, सेम मैम सेम, यू नो, ये हमारी फैमिलीज का वो है बेटा, सबके घरों में वही बेटा, वही तो बात है, सबके घरों में सेम चीज होती है यार, ठीक है ना। जब कहीं बाहर जाना होता है तो कलेश होना, यू नो, द ब्राउन फैमिली, द मिडिल क्लास फैमिली, इट्स द सेम, इट्स द सेम, है ना। ऐसा हुआ ही नहीं आज तक कि कहीं बाहर गए और कलेश ना हुआ हो, ठीक है ना। वो भी इसलिए कि जल्दी जल्दी रेडी हो, जल्दी रेडी हो, जल्दी तैयार हो, लेट कराते रहते हैं, जब देखो तो ऐसा हो जाता है। सबके मुंह बने हुए होते हैं बेटा, कहीं जाओ अच्छी जगह पे ना, तो एंजॉय करने के लिए जा रहा है बंदा, पहले सबका मुंह सड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। हाँ, यू नो, चलो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल करते हैं बेटा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल को कंबाइन करते हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन से ना बेटा, जब इसको कंबाइन करते हो तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आपके मोनोग्लिसराइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूं, अब बिल्कुल ध्यान से सुनो बेटा, मोनोग्लिसराइड्स बनते हैं, डाइग्लिसराइड्स बनते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं, ग्लिसराइड्स। और जो हम फैट्स खाते हैं ना बेटा, वो फैट्स एक्चुअल में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। द फैट दैट वी कंज्यूम इज एक्चुअली द ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। हाँ, सत्यवचन। चलिए अब सबसे पहले बेटा हम बनाने जा रहे हैं, और बहुत इजी है, देखो अभी तुम बना भी पाओगे। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं मोनोग्लिसराइड्स। मोनोग्लिसराइड्स एक्चुअल में मोनोग्लिसराइड्स कैसे बनते हैं, जब आप एक ग्लिसरॉल को कंबाइन करते हो, एक ग्लिसरॉल को कंबाइन करते हो एक फैटी एसिड के साथ में। देखो ग्लिसरॉल बनाओ, OH 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 H H H H H, ये बना दिया आपने ग्लिसरॉल। मोनोग्लिसराइड बनाना है तो ग्लिसरॉल भी एक होगा, और बेटा फैटी एसिड भी एक ही होगा। फैटी एसिड को कैसे लिखा जा सकता है बेटा, फैटी एसिड को लिख सकते हो R, और ये मैं इसे R1 लिख रही हूं, एंड COOH, तो COOH को अपन ऐसे लिखते हैं, COOH। किसी को कोई दुख दर्द समस्या इसे समझने में? यस, एक फैटी एसिड बनाया हुआ है मैंने RCOH दिखा दिया, कौन सा फैटी एसिड है इससे मतलब नहीं है, आपको बस कंबाइन करके दिखाना है बेटा, आपको बस कंबाइन करके दिखाना है, ठीक है ना। अब मैंने इसे कंबाइन करना है, तो जब मैं इसे कंबाइन कर रही हूं तो मेरे को दिखाना है H2O का लॉस। कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, जब भी आप बेटा ऐसे बॉन्ड्स बनाते हैं हमेशा H2O लॉस होता है। यहां आपने H2O का लॉस किया, आपका बन गया यहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर, 1 2 3 OH OH H H H H H, ये बन गया आपका O, ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका R1। बताओ
और ये हो गया आपका एस्टर बॉन्ड। इसे पता है एस्टर बॉन्ड कहते हैं, इसीलिए लिपिड्स को कहा जाता है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड्स के वो एस्टर्स होते हैं, तो दिस इज एक्चुअली एस्टर बॉन्ड। समझ में आ गई बात? एस्टर बॉन्ड की शक्ल सूरत तो आई थिंक आप लोगों को पता होगी, केमिस्ट्री एक्सपर्ट्स हो ना तुम लोग। तो एस्टर बॉन्ड ऐसा दिखता है एक्चुअल में, ROR डबल बॉन्ड O, ऐसा दिखता है एस्टर बॉन्ड। इजी। मैं आगे आपको न्यूक्लिक एसिड्स में भी एस्टर बताऊंगी, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड्स, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड्स। तो इस एस्टर बॉन्ड की शक्ल को याद रखना कि एस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। यस। अब यहां तो बेटा मैंने क्या किया, एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड जोड़ा ना। मैंने एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड जोड़ा। जब एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड को जोड़ते हैं तो मोनोग्लिसराइड बनता है। बेटा बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है कि डाइग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड्स में नंबर ऑफ कौन सी यूनिट्स बढ़ेंगी, फैटी एसिड नंबर बढ़ेगा या ग्लिसरॉल नंबर बढ़ेगा। पर इसको याद रखना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि फैटी एसिड बढ़ना चाहिए या ग्लिसरॉल बढ़ना चाहिए। 1 ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड होना चाहिए या 2 ग्लिसरॉल और 1 फैटी एसिड होना चाहिए डाइग्लिसराइड में। याद रखिए बेटा ग्लिसरॉल हमेशा 1 ही होता है, नंबर ऑफ फैटी एसिड्स चेंज होते हैं जब आप डाई या ट्राई बनाते हैं। और बेटा तुसी लॉजिक तो लगाओ इथे, देखो भाई OH3 है ना आपके पास, जब OH3 है तो आपके पास इनके साथ में फैटी एसिड जोड़ने के लिए आपके पास जगह है भाई। तो आप खुद ही सोच के देखो ना, जिसके 3 OH है तो मैक्सिमम इस ग्लिसरॉल के साथ में 3 फैटी एसिड जुड़ सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि फैटी एसिड एक ही होता है, ग्लिसरॉल हमेशा एक ही होता है भाई, नंबर ऑफ फैटी एसिड चेंज। अगर 2 जुड़ गए तो डाइग्लिसराइड, 3 जुड़ गए तो ट्राइग्लिसराइड। खुद से बनाओ, तुसी बनाओ भाई, बनाओ खुद से बनाओ डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड, खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। तो नंबर 2 हम बनाने जा रहे हैं मैम डाइग्लिसराइड, बनेगा तो एस्टर बॉन्ड। डाई बनाओगे तो 2 पानी का लॉस होगा और ट्राई बनाओगे तो 3 पानी का लॉस होगा। ग्लिसरॉल तो बेटा ऑलवेज फिक्स, ग्लिसरॉल तो ऑलवेज 1, फैटी एसिड ऑलवेज वेरीज, ठीक है। यस ठीक है ना। चलो डाइग्लिसराइड में 1 2 3 OH 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 H, खुद से बनाओ, अब तुम्हें आता है बनाना। H, ये ग्लिसरॉल बना दिया, 2 फैटी एसिड जोड़ दो, इसे R1 लिख दो और इसे R2 लिख दो, -2H2O कर दो, बना दो एस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। और फिर ट्राइग्लिसराइड भी बना दो, एक ग्लिसरॉल ते 3 फैटी एसिड ते 3 H2O लॉस। OHC डबल बॉन्ड O R1, OHC डबल बॉन्ड O R2, OHC डबल बॉन्ड O R3, माइनस कर दो 3 H2O, बस। सारे बच्चे बना पाए? सारे बच्चे बना पाए? यस बताओ। देखो C C
C H H H H H OH O O C डबल बॉन्ड O R1 C डबल बॉन्ड O R2। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ 2 एस्टर बॉन्ड बनेंगे, यहाँ 3 एस्टर बॉन्ड बनेंगे। हाइड्रोजन 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 O C डबल बॉन्ड O R1 O C डबल बॉन्ड O R2 O C डबल बॉन्ड O R3। बताओ सारे लोग सही बना पाए? बताओ सारे लोग सही बना पाए? ये बताओ। यस, सारे लोग बना पाए कि नहीं? मयंक बेटा मैं चेक कर लूंगी, पर मुझे लगता है कुछ प्रिंटिंग ही एरर होगा और कुछ नहीं होगा, बट आई विल चेक। ठीक है ना? एक बच्चा कह रहा है कि क्या मैम आप ब्लाइंड हो? कब से बोल रहा हूं नॉट डन। नहीं बेटा मैं ब्लाइंड नहीं हूं, तुम बेवकूफ हो। ठीक है ना? वरना तुम्हारा डन हो जाता ना बेटा, समझ जाते, लिख लेते जल्दी से। आई एम परफेक्टली फाइन। हाँ, लिटिल लिटिल ब्लाइंड विद माई ग्लासेस, बट नॉट मूर्ख लाइक यू। ओके, हाँ, थोड़ा सा पावर है, थोड़ा सा पावर है, थोड़ी सी मैं ब्लाइंड हूं, थोड़ी सी तो ब्लाइंड हूं मैं। ठीक है। चलो ऑल करेक्ट। श्याम बेटा वो तो हमें नहीं करना है, हमें बस ये समझना है कि यार कितने हैं फैटी एसिड किस में। ठीक है ना? चलो डन। अब मेरे प्यारे सपोलो, ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं ट्राइग्लिसराइड। वन इज कॉल्ड एज बेटा द फैट्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज द ऑयल्स। ये तो तुम्हें बेटा बचपन से पता है। फैट्स यानी कि आपका घी, आपका बटर, और ऑयल यानी कि आपकी जो घर में सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, सरसों का तेल, फलाना तेल, ढिमकाना तेल जो यूज होता है ना, वो ऑयल्स। ऑयल्स लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे बिकॉज दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। फैट सॉलिड होते हैं बेटा, तो क्योंकि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दैट्स इट। लिख ले इसको। चलिए मैम, आप थैंक्स को थैंक्स क्यों बोलते हो बेटा? बस है भाई। ठीक है ना? फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एक एनसीईआरटी में दिया है जिंजिली ऑयल। बोलते बोलते जुबान लड़खड़ा जाती है। जिंजिली ऑयल, जिंजिली ऑयल। ठीक है ना? तो हम यहां पे लिख सकते हैं ट्राइग्लिसराइड्स जो हम खाते हैं एक्चुअल में। ट्राइग्लिसराइड्स वो फैट्स होते हैं दैट इज कंज्यूम्ड बाय अस। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है ना? एक होता है बेटा जिसे कहा जाता है फैट्स, और एक होता है बेटा जिसे कहा जाता है ऑयल्स। ठीक है? तो फैट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, solid at room temperature, water, ghee, etc. Low melting point, liquid at room temperature, vegetable oil, जिंजिली ऑयल। एनसीईआरटी का फेवरेट है ये जिंजिली।
ईटीसी। बस सिंपल लिपिड्स खत्म, सिंपल लिपिड्स खत्म। ठीक है, तो फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो गया। अब आते हैं बेटा हमारे एक लिपिड्स जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। लाइक आई सेड एनसीईआरटी ने तो दिया नहीं हुआ है कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में बहुत ज्यादा परिभाषाएं, बट एक एग्जांपल दिया हुआ है और इसीलिए उसका स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है उससे क्वेश्चन आता है बेटा। कॉन्जुगेटेड लिपिड का मतलब होता है लिपिड के साथ एक नॉन लिपिड पार्ट जुड़ा हुआ है बेटा। क्या मतलब है? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जुड़ना। तो अगर आपके लिपिड कंपोनेंट के साथ में एक नॉन लिपिड पार्ट जुड़ा हुआ है, और वो नॉन लिपिड पार्ट कुछ भी हो सकता है बेटा। नॉन लिपिड पार्ट कैन बी एनी आयन, नॉन लिपिड पार्ट कैन बी शुगर, नॉन लिपिड पार्ट कैन बी प्रोटीन, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है ना, जैसे मैंने क्या बोला, ये नॉन लिपिड पार्ट क्या क्या हो सकता है बेटा। दिस नॉन लिपिड पार्ट कैन बी अ फॉस्फेट, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फॉस्फोलिपिड। It can be a phosphate, it can be a sugar, it can be a protein। जैसे आपने बचपन में बेटा अगर थोड़ी सी पढ़ाई की होगी ना, तो आपको एक स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा जो हम डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, उसे बोला जाता है बेटा काइलोमाइक्रॉन्स। पता नहीं कितने सपोलो को याद आ रहा होगा, काइलोमाइक्रॉन्स करके हम एक टॉपिक पढ़ते हैं। आपके फैट के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है और वो उस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है ना, काइलोमाइक्रॉन्स आर कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। लिपिड के साथ में एक नॉन लिपिड पार्ट है जिसे प्रोटीन है, सो इट्स अ कॉन्जुगेटेड लिपिड। अभी मुझे आपको इस एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक फॉस्फोलिपिड के बारे में बेटा। फॉस्फोलिपिड का मतलब होता है एक लिपिड के साथ में जो नॉन लिपिड पार्ट है, दैट नॉन लिपिड पार्ट इज अ फॉस्फेट। नहीं पढ़ा ना बेटा? हाँ हाँ, वो मैंने गलती से बोल दिया था कि अगर तुमने बचपन में पढ़ा है, मुझे ये बोलना चाहिए था कि जैसे कि बेटा तुमने बचपन में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तो जैसे कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि काइलोमाइक्रोन नाम की एक चीज आती है, मैंने वो गलती से बोल दिया बेटा कि नो आइडिया, है ना। मैं तो भूल ही गई थी कि आधे सपोले जो यहाँ आते हैं बेटा बिना पढ़े लिखे डायरेक्ट 11वीं में आ गए हो तुम लोग। पता नहीं कैसे पास होती हो, मेरे को डाउट होता है बेटा, है ना। नेवर हर्ड, देखो ना बेटा, और बताने की जरूरत नहीं है कि तुमको नहीं पता है। मेरे को समझ आ गया नो मैम से कि तुमको नहीं पता है, और मत बताओ कि कितने मूर्खों, सुना ही, नेवर हर्ड मैम। नो मैम से मूर्खता समझ में आ गई है। अब नेवर हर्ड, नेवर एवर इन माई लाइफ, नो नीड, नॉट इन सिलेबस। तुम्हारा तो बेटा जो चीज तुम्हें नहीं आती है ना वो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं होता। कोविड हो जाता है, जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा ना तो यही कहना हम कोविड वाले बच्चे हैं। तुम्हारे को जैसे तुम कोविड बोलोगे ना तुम्हें तुरंत जज किया जाएगा बेटा, तुम्हें तुरंत ऐसे जज किया जाएगा कि कोविड वाला है, मतलब समझ जाओ भाई इसको कितना पता होगा। ठीक है ना। अरे भाई डाइजेशन जब करते हैं ना तो लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली नहीं होती है, उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होती है। काइलोमाइक्रोन तो बड़ा ही पॉपुलर वर्ड है। ठीक है ना। चलो अब बेटा यहां पे कॉन्जुगेटेड लिपिड, फॉर एग्जांपल यहां एक कॉन्जुगेटेड लिपिड एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है आपको। एक फॉस्फोलिपिड एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये फॉस्फोलिपिड का मतलब है यहाँ पे एक लिपिड पार्ट तो है और एक नॉन लिपिड पार्ट है जिसे फॉस्फेट बोल रहे हैं हम। और जब ऐसे कॉम्बिनेशन होता है तो बेटा बनता है फॉस्फोलिपिड, और इसका एग्जाम्पल है, इस फॉस्फोलिपिड इज अ टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड लिपिड, और इस फॉस्फोलिपिड का एक एग्जाम्पल है लेसेथिन। लेसेथिन जो आपकी सेल मेम्ब्रेन सिक्रीट करती है, सिक्रीशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सिक्रीशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसकी फंक्शनिंग में ज्यादा नहीं जाते हैं, बस इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपकी एल्वियोलाई की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, वो सिक्रीट करती है बेटा, वो सिक्रीट करती है बेटा लेसिथिन। ठीक है ना। यस तो बेटा जी एक बारी हम करते हैं बेटा किसका स्ट्रक्चर, लेसिथिन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर यहां तक बेटा आप लोगों ने कर दिया है, एंड जिन्होंने भी मुझे बोला था कि आर यू ब्लाइंड मैन, तो बेटा मैं अब देख लूंगी बेटा तुमने डन बोला या नॉट डन बोला। मैं पहले ही भाई क्यों मैं अपने ऊपर ऐसे सुनूं, है ना। ना 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 ना, जब तुम डन लिखोगे तभी मैं नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है ना। चलो डन कर लो बेटा, डन जल्दी से।
इकरा का तो आ गया है। चलो यार, बहुत मजेदार क्लास होती है तुम्हारी, कई बार ना बड़ा फन आता है। देखो क्लास करते करते 1 घंटा प्लस हो गया है, पता नहीं चलता है तुम्हारी क्लास में, है ना। वैसे भी बेटा कार्टून देखते देखते तो टाइम वैसे ही बीत जाता है ना। तो वही वाली बात है भाई, कार्टून्स की इतनी बात सुनूंगी तो भाई, है ना, मेरा तो वक्त कट ही जाएगा। चलो यार, इसी बात में बेटा हमें एक बहुत ही, एनसीईआरटी देखोगे तो खतरनाक लग रहा होता है ये लेसेथिन का स्ट्रक्चर, बट हम बनाने वाले हैं इसका, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बहुत इजी स्ट्रक्चर है। लेसेथिन का जरा स्ट्रक्चर बनाया जाए तो हम बेटा फॉस्फोलिपिड लेसेथिन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है ना। देखो कितना आसान है इसे बनाना, लेसेथिन, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो बेटा पूछा जाएगा, ठीक है ना, स्टार मार्क, ठीक है ना। चलो देखो, बनाए इसको, बनाए। अरे कार्टून्स बहुत क्यूट होते हैं यार, कार्टून्स की रिप्लेसमेंट कुछ हो सकती है बेटा। मेरा बस चले तो मैं अब भी मैं कार्टून्स देखूं। आई एम अ फैन। पावरपफ गर्ल्स, इनको मिला है एक टास्क बिग सिटी को बचाने का। ये निकल पड़ी हैं अपने मिशन में। हिंदी में देखती थी ना मैं, ठीक है ना। अब बेटा देखो, लेसेथिन इज अ सरफेस मेम्ब्रेन सिक्रीट कर रही है, सेल मेम्ब्रेन सिक्रीट कर रही है। ये एक फॉस्फोलिपिड है, तो इसमें आपको लिपिड के साथ में एक नॉन लिपिड पार्ट नजर आएगा, फॉस्फेट। स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो तुम्हें बनाने के लिए तो नहीं बोलेंगे, बट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बोलेंगे कि कौन सा सही स्ट्रक्चर है लेसेथिन का, ठीक है ना। देखो लेसेथिन को बनाते हैं तो लिपिड है, तो देखो मैं ना इसीलिए बेटा ना एनसीईआरटी छपवाती नहीं हूं, इसलिए मैं खुद बनाती हूं, ताकि आप ना मेरे साथ में एटलीस्ट इसे बनाओ, ठीक है ना। तो ये हो गया कार्बन कार्बन कार्बन, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H। ग्लिसरॉल बना रही हूं, और ग्लिसरॉल के साथ में मैं यहाँ पे डायरेक्टली ना एक फैटी एसिड जोड़ देती हूँ। बेटा पहले तो तुम मुझे ये समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ बेटा। और ना देखो, अभी कई मूर्ख खाएंगे, पहले मैं बना लेती हूँ, फिर मैं भी बताऊंगी कि आपका दिमाग कितना उल्टा चलता है। पहले मुझे बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर से आप रिलेट कर पा रहे हो कि मैंने अभी तक इस स्ट्रक्चर को एक डाइग्लिसराइड बनाया हुआ है? क्या इस स्ट्रक्चर से आप रिलेट कर पा रहे हो? बताओ, क्या इस स्ट्रक्चर से आप रिलेट कर पा रहे हो कि मैंने ये अभी एक डाइग्लिसराइड बना हुआ है? मैंने डायरेक्ट बना दिया है ना, अभी मैं बॉन्ड वाटर लॉस करके नहीं दिखा रही, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी अभी बना के बताया था। तो मैंने ये एक डाइग्लिसराइड बनाया हुआ है, ये समझ में आ रहा है बेटा, राइट। अगर मैं बेटा यहाँ पे एक OH लिख देती सिंपल, ये वाला अभी बनाना मत, ये ऊपर का पूरा बना लो। अगर मैं यहाँ एक OH बना देती तो ये डाइग्लिसराइड ही बन जाता, डायरेक्ट डाइग्लिसराइड बन जाता। लेकिन मुझे इसे एक फॉस्फोलिपिड बनाना है। फॉस्फोलिपिड में सिर्फ लिपिड नहीं होता, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। मैं आगे न्यूक्लिक एसिड भी तुम्हें पढ़ाऊंगी। फॉस्फेट का मतलब होता है H3PO4, फॉस्फेट का मतलब होता है H3PO4, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर, ये फॉस्फेट है। ये फॉस्फेट यहां जुड़ा हुआ होता है बेटा, मैं डायरेक्टली जोड़ के दिखा रही हूं। यहां पे भी बेटा जो बॉन्डिंग बनती है, जो भी लॉस होता है, मैं डायरेक्ट आपको एक फॉस्फेट जोड़ के दिखा रही हूं बेटा। दिस इज हाउ अ फॉस्फेट इज अटैच्ड। H2O लॉस मैंने अब करके दिखा दिया। इस तरीके से आपका एक फॉस्फेट अटैच्ड होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका एक फॉस्फेट अटैच्ड होता है, लेकिन सिर्फ क्योंकि मैं लेसेथिन का स्ट्रक्चर बना रही हूं। लेसेथिन एक फॉस्फोलिपिड तो है ही, लेकिन फॉस्फोलिपिड में, इस स्ट्रक्चर में, लेसेथिन में आपको यहां पर एक और ग्रुप अटैच दिखता है, उसे कोलिन कहते हैं। CH2 N CH3 CH3 CH3। मैंने इसीलिए स्ट्रक्चर को ब्रेक करके आपको बना के बताया, दिस इज प्लस। तो हुआ क्या, एक फॉस्फोलिपिड में जो लेसेथिन है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड के भी तो बहुत सारे एग्जांपल्स है ना बेटा, ये जो फॉस्फोलिपिड मैंने बनाया हुआ है वो लेसेथिन है। लेसेथिन की शक्ल कैसी दिखती है? लेसेथिन में एक तो बेटा 2 फैटी एसिड दिख रहे हैं आपको ग्लिसरॉल से अटैच्ड, और तीसरी जगह पे आपको फैटी एसिड की जगह कौन सा ग्रुप अटैच दिख रहा है? आपको एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच दिख रहा है। फॉस्फोलिपिड तो बना दिया, बट ये फॉस्फोलिपिड क्या है? लेसेथिन है ना। तो लेसेथिन में एक और स्ट्रक्चर होता है, CH2 N CH3 दिस इज अ कोलिन। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोलिन। मैं डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से छपवा देती, बट मेरे ख्याल में ऐसे मैं आपको बताऊंगी ना, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि कैसा स्ट्रक्चर दिखता है।
और यहां से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा आप फ्रेम कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लेसेथिन में, देखो ट्रू या फॉल्स आंसर देना, इन द स्ट्रक्चर ऑफ लेसेथिन, देखो आपको लगता है कि एक ही तो स्ट्रक्चर है ना मैम, कौन सी बड़ी बात है, क्या ही क्वेश्चंस बन जाएंगे, कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, इन लेसेथिन देयर आर 2 फैटी एसिड्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताओ, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि 2 फैटी एसिड आपको अटैच दिख रहे हैं। मैं दूसरा स्टेटमेंट आपसे पूछती हूं, इन द स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन द कोलिन ग्रुप इज अटैच्ड विद द फैटी एसिड, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? द कोलिन ग्रुप इज अटैच्ड विद द फैटी एसिड, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? क्या ये फैटी एसिड से अटैच्ड होता है कोलिन ग्रुप? एब्सोल्युटली नॉट, इट इज अटैच्ड विद द फॉस्फेट, बल्कि वो तो कोलिन तो आपके ग्लिसरॉल से भी अटैच नहीं है, फैटी एसिड से भी अटैच नहीं है, ग्लिसरॉल से भी अटैच नहीं है, इट इज अटैच्ड विद द फॉस्फेट। अब आपसे पूछा जाएगा लेसेथिन इज a phospholipid where the phosphate group is attached with the fatty acid, क्या ये ट्रू है? नहीं, the phosphate group is attached with the glycerol। स्ट्रक्चर एक, सवाल अनेक। और इसीलिए बेटा मैं हमेशा इसको ऐसे बनवाती हूं ताकि आपको एटलीस्ट ये याद रह जाए कि मैम ने कहां फॉस्फेट बनाया था, मैम ने कहां कोलिन बनाया था। खुद तो जिंदगी में तुम कितना बना के देखोगे पता नहीं, बना के हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए बेटा। स्ट्रक्चर्स तो हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ देख लें तो आपको स्ट्रक्चर्स याद रहेंगे, नहीं, लिख के देखा करो ऑलवेज। बस बन गया लेसेथिन, तो बेटा क्या आगे बढ़ जाएं, क्या आगे बढ़ जाएं? ठीक है ना, लास्ट हमें लिपिड्स खत्म हो गया बेटा। अब हमें लास्ट जो एक स्ट्रक्चर बनाना है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाना है। वेरी इजी, अगेन वेरी इजी, वही मैंने बोला ना कि अब मैं आपको बनवा दूंगी अगर, तो आप एक बार ही देख लोगे कि अच्छा ऐसे बनता है, तो आपको याद रह जाएगा। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का डिराइव्ड लिपिड है, जो लिपिड्स नहीं होते हैं एक्चुअल में, लिपिड्स के जैसे होते हैं, लिपिड्स के जैसा फंक्शन करते हैं, उन्हें डिराइव लिपिड्स बोलते हैं। डिराइव लिपिड्स में ना ऐसे फैटी एसिड्स की चेन नहीं होती है, डिराइव लिपिड्स में रिंग्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स में रिंग होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स में ऐसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ऐसे फैटी एसिड नहीं होता, ठीक है ना। They have ring like structure and they show properties like lipid, they are called as derived lipids, ठीक है ना। चलो derived lipids, नंबर थर्ड है आपके derived lipids। सबसे कॉमन derived lipids होते हैं स्टेरॉइड्स, जितने भी स्टेरॉइड्स है ना बॉडी में वो सारे derived lipids होते हैं, ठीक है ना। they don't have long chain of fatty acid, instead have rings in its structure. So most common derived lipid is beta steroids, और उसमें भी जो सबसे कॉमन है वो है कोलेस्ट्रॉल। मोस्ट कॉमन डेराइव लिपिड्स जो हैं, मोस्ट कॉमन डेराइव लिपिड्स आर स्टेरॉइड्स। और इसमें भी जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो बेटा आप जानते और पहचानते ही होंगे बेटा, कोलेस्ट्रॉल को, आपका कोलेस्ट्रॉल प्रिय साथी है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक दो इंफॉर्मेशन बेटा इसकी इज्जत में मैं आपको बताना चाहूंगी। इसमें टोटल 27 कार्बन होते हैं, इसमें फ्यूज रिंग होते हैं, चेन नहीं होती, हाइड्रोकार्बन के भी बनवाऊंगी। कोलेस्ट्रॉल कहाँ सिंथेसाइज होता है बेटा? हमारे लिवर में, सिंथेसाइज्ड इन लिवर। कोलेस्टेरॉल हमारे लिवर में सिंथेसाइज होता है, और ये किस चीज से बनता है? एसिटिक एसिड से। तो प्रिकर्सर इसका क्या है? प्रिकर्सर का मतलब होता है जिससे आगे जाके ये सिंथेसाइज होगा, इसका प्रिकर्सर होता है बेटा एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड ही आगे जाके सिंथेसाइज होता है, कन्वर्ट होता है इनटू कोलेस्ट्रॉल। सो एसिटिक एसिड इज अ प्रीकर्सर। अब बस हमें कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाना है। अब आपको बेटा एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो पाए, बस उसी लिए हम ये स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। देखो क्या होता है इसमें, एक रिंग, दो रिंग, अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने, तीन, चार, और जगह छोटी पड़ गई यार, पहले मुझे बना लेने दो, ठीक है ना। और मैं तुम्हें एक बारी कार्बन नंबर मतलब दिखा देती हूँ, उसके बाद तुम बनाना इसको, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे इसको याद रखती हूँ, ठीक है ना। कैसे मैं इसे याद रखती हूँ फिर बताऊंगी। ठीक है ना। लेट मी फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे याद रखती हूँ, ठीक है ना। नंबरिंग कार्बन की ऐसे नहीं होती है, मैं सिर्फ कार्बन नंबर काउंट करने के लिए आपको यहाँ पे नंबरिंग बता रही हूँ, ये नंबरिंग नहीं होती है कोलेस्ट्रॉल की ऐसे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन हो गए। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। डू यू सी 27 कार्बन्स? डू यू सी 27 कार्बन? मैंने सिर्फ ये नंबर ऑफ कार्बन याद रखने के लिए तुम्हें बेटा कि मैंने सही बनाया है, इसीलिए मैंने तुम्हें बस ये दिखाया। अब ये मैंने बनाया कैसे, एक बार ये देखो। अब आप बना भी सकते हो इस स्ट्रक्चर को, पर आप समझो कि मैंने इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया है ताकि आपको ये बहुत आसानी से लर्न हो जाए। देखो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना बेटा, इसमें हाइड्रोकार्बन्स की चेन नहीं है, इसमें रिंग होते हैं। तो मैंने रिंग कैसे बनाया बेटा, ये देखो मैंने इसमें रिंग कैसे बनाई है। मैंने जैसे आप बेंजीन रिंग बनाते हो, एक रिंग ऐसे बनाई, ये सिर्फ याद रखने के लिए कि आप ये स्ट्रक्चर को याद रख पाओ। एक रिंग मैंने ऐसे बनाई, इसके बगल में मैंने बेटा एक और रिंग बनाई, दो रिंग पास पास बनाई। अब मुझे इस रिंग के ऊपर सेम ऐसी एक बेंजीन रिंग बनानी है, देखो एक और रिंग बना दी मैंने, फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स होती हैं यहाँ पे। अब इस रिंग के बगल में जो मैं रिंग बनाऊंगी बेटा, वो 5 कार्बन वाली रिंग है। देखो ये सारी 6 वाली थी, इसके बगल में मैंने एक 5 कार्बन वाली रिंग बनाई, दो बगल में बनाई, दो बगल में बनाई। अब इसके ऊपर भी मुझे एक रिंग बनानी है। अब मेरे को एक बार ध्यान से देखो, ये जो मैंने इसके बगल में रिंग, इसके ऊपर रिंग बनाई ना बेटा, उसको मैंने ऐसे बनाने की जगह, मैंने कंप्लीट रिंग बनाने की जगह मैंने क्या किया ना बेटा, इसमें इस रिंग के इस लास्ट पार्ट को इधर इसको इनकम्प्लीट रखा है। यहां पे आपको इस तरीके से मैंने इस पार्ट को बनाया कि यहां 2 CH3 अटैच हो जाए। देखो ये बकवास सी चीज जो मैं तुम्हें बता रही हूं ना बेटा, वो सिर्फ इसलिए बता रही हूं कि तुम्हें स्ट्रक्चर याद रखने में आसानी हो। तो मैंने इसे कंप्लीट करने की जगह इसे उठा दिया और यहां इसके सीन पे मैंने 2 CH3 और लगा दिए, ठीक है ना, समझ गए। साथ में बेटा इसके यहां पे भी एक CH3 लगा दो, दो रिंग्स के बीच में भी CH3 लगा दो, बस इसके सिंग पे भी एक CH3 लगा दो, दो के बीच में एक CH3, दो के बीच में एक CH3, यहां OH लगता है, यहां डबल बॉन्ड लगता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस सो दैट यू कैन मेमोराइज दिस स्ट्रक्चर इजिली, नॉट एनीथिंग एल्स। बाकी तो बेटा आप देख के आइडेंटिफाई कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आप इस तरीके से बना सकते हो, अगर सब्जेक्टिव में भी पूछा जाए तो एटलीस्ट आप बना पाओगे, ठीक है ना। डन डन डन। अगर डन कर लिया होगा तो बेटा बता देना, फिर हम एनसीईआरटी की सबसे पहले रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। हमारा लिपिड्स वाला पार्ट खत्म हो चुका है। जी मैम, गॉट इट, वेरी गुड। अब आप बना लो, फ्यूज्ड कार्बन रिंग से दो पास में है, दो पास में है, कैसे मैंने पूरा आपको बनाना सिखाया ये याद रख लेना बस एक बारी। डन 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 डन। एवरीबॉडी, पक्की बात, ठीक है।
प्रिकर्सर वाला पॉइंट, प्रिकर्सर का मतलब होता है 11th जो है 12th का प्रिकर्सर है, यानी 11th से आगे आप 12th में जाओगे। एसिटिक एसिड आगे जाके क्या बनाएगा बेटा, कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। तो एसिटिक एसिड इज अ प्रिकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। चलो एक बारी मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करा रही हूं। ये लिपिड वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये बहुत स्टार्टिंग में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। आपको अगर अभी ना भी मिले तो आप बाद में ढूंढ लेना, या तो कोई बता दो कि कहां दिया हुआ है न्यू एनसीईआरटी में। ये तो जहां सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ना, ये वहां पे दिया हुआ है। एक पामेटिक एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो बहुत सारे बेटा सपोले आते हैं कि मैम आपने तो ये जो फैटी एसिड है वो इस तरफ बनाया हुआ है, इन्होंने तो इस तरफ बनाया हुआ है। अरे कोई बात नहीं बेटा, इस तरफ बनाओ या इस तरफ बनाओ, किसके साथ जोड़ा है वो मैटर करता है। OH के साथ में जोड़ के बनाया वो मैटर करता है। अब चाहे इस तरफ बनाओ उस तरफ बनाओ, इन्होंने स्ट्रक्चर की क्लैरिटी अच्छी रहे इसीलिए इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। 106 न्यू एनसीईआरटी में ये बनाया हुआ है फॉस्फोलिपिड। देखो ये फॉस्फेट ग्रुप, ये 2 फैटी एसिड, ये एक कोलिन है, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। चलिए जी पढ़ते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी 144, न्यू एनसीईआरटी 106। देखो लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, दे कैन बी सिंपली अ फैटी एसिड। वो फैटी एसिड हो सकते हैं। फैटी एसिड क्या होता है, अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू द R ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। द R ग्रुप कैन बी अ मिथाइल, कैन बी अ इथाइल, और हाइयर नंबर 1 से लेके 19 कार्बन हो सकते हैं आपके R ग्रुप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल पामेटिक एसिड हैज टोटल 16 कार्बन बेटा, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है ना। Arachidonic acid, unsaturated fatty acid beta, has 20 carbons atom including the carboxylic carbon. Very 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 important for your NEET exam. Fatty acid can be a saturated fatty acid without double bond, और unsaturated fatty acid जिनमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। Another simple lipid is glycerol। बोला एक और सिंपल लिपिड वर्ड आ गया ना यहाँ, सिंपल लिपिड। एक और सिंपल लिपिड होता है ग्लिसरॉल, जो कि होता है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। फिर बोला कि बहुत सारे लिपिड्स होते हैं जिनमें दोनों होते हैं, ग्लिसरॉल एज वेल एज फैटी एसिड, एंड हियर द फैटी एसिड आर फाउंड एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। और यहां क्या होता है कि फैटी एसिड एस्टेरिफाइड, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। They can be monoglyceride, they can be diglyceride, they can be triglyceride, and these triglycerides are also called as fats and oils based on their melting point. Oil have low melting point, gingerly oil, hence remain as oil in winters. Can you identify a fat from the market? Yes, you can. अब क्या बोला है बेटा, some lipids have phosphorus and phosphorylated organic compounds in them. उन्हें बोला जाता है फॉस्फोलिपिड्स। किसी किसी के पास फॉस्फेट भी होता है अदर देन द लिपिड पार्ट, उन्हें फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। लेसिथिन इज वन सच एग्जांपल। सम टिश्यूज स्पेशली न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। न्यूरल टिश्यू में जो माइलिन होती है, माइलिन शीथ, वो भी एक कॉन्जुगेटेड लिपिड होती है बेटा। इट इज ऑल्सो अ कॉन्जुगेटेड लिपिड, वो भी लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट से ही बनी होती है। अ कॉम्प्लेक्स लिपिड, जैसे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स लिपिड का मतलब होता है लिपिड के साथ नॉन लिपिड पार्ट। कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं? यस। अब देखो हमारे पास टाइम अभी है, हमारे पास अभी टाइम है कि हम थोड़ा सा बेटा न्यूक्लिक एसिड का आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो अब आपके इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक्स बचे हुए हैं, एक न्यूक्लिक एसिड और एक एंजाइम्स, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड बहुत छोटा है और एंजाइम्स थोड़ा सा बड़ा है। एंजाइम्स में आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है एज कंपेयर टू न्यूक्लिक एसिड्स। तो इसी बात के साथ में बेटा हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। शुरू करें। न्यूक्लिक एसिड भाई हम सबके जीवन का आधार है बेटा। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड है ना, हमारे न्यूक्लियस का ताज है न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है ना। और हम बात करने जा रहे हैं जिससे बेटा आज आप और हम हैं यहां एग्जिस्ट कर रहे हैं। इवोल्यूशन में पढ़ेंगे बेटा कि कैसे जेनेटिक मटेरियल आया और सबसे पहले कैसे आरएनए आया और फिर आरएनए से कैसे बेटा आपका डीएनए आया, है ना। इट्स ऑल द जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड। वैसे इसका नाम क्यों,
इसका नाम क्यों है मैम, इसका नाम क्यों है न्यूक्लिक एसिड? इसका नाम न्यूक्लिक एसिड इसीलिए है क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जाता था, न्यूक्लियस एंड एसिडिक इन नेचर। पहली बार मिला था न्यूक्लियस के अंदर पस सेल्स के। पस क्या होता है? डेड WBC। एसिडिक होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है भाई। एंड फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन पस सेल। पस में क्या है? डेड व्हाइट ब्लड सेल, डेड WBC, ठीक है ना। शुभम बेटा मैं वैसे भी साथ रहूंगी बेटा, ऐसा थोड़ी है सिलेबस खत्म, पैसा हजम, टाटा बाय बाय, है ना, ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन पस सेल। अब देखो, जो तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड होता है ना बेटा, तुम्हारा नहीं, न्यूक्लिक एसिड इन जनरल इट इज ऑफ 2 टाइप, RNA एंड DNA। ऑब्वियसली हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है, सॉरी वो DNA है। कई लोगों का RNA भी होता है। RNA का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड बेटा DNA का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना मैम। डोंट गो इमोशनल डैमेज, मैम मत जाओ। पर मैम अभी कहीं गई नहीं है बेटा, ठीक है ना। इसी बात पे मुझे गाना याद आ रहा है कि इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। बहुत अच्छा गाना लगता है मुझे ये। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा, है ना। चलो, बट एनीवे, RNA एंड DNA दीज आर द जेनेटिक मटेरियल, है ना। किसी किसी का DNA, किसी किसी का RNA। बट जब आप न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड्स भी पॉलीमर होते हैं, ठीक है ना। जैसे बेटा आपका पॉलीसैकेराइड भी पॉलीमर था, पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, है ना। फिर आपके बेटा क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स भी पॉलीमर थे। किसके पॉलीमर्स थे? अमीनो एसिड के पॉलीमर्स थे, है ना। फिर आपके बेटा लिपिड्स वर नेवर पॉलीमर। बेटा तुमने लिपिड्स में आई विल आल्सो मिस यू बेटा। अभी क्यों इमोशनल होना है ना बेटा, अभी तो हमारी क्लासेस है ना। तो हम क्यों 5-6 दिन और बेटा, 5-6 दिन की तो क्लासेस अब बची नहीं है वैसे, ठीक है ना। तो हम क्यों बेटा अभी से अपने आप को दुखी करें? नो, सेव ऑल योर इमोशंस फॉर लास्ट क्लास। जब हमारी आखिरी क्लास होगी तब हम इसके बारे में, अभी से क्यों दुखी होना है बेटा, है ना। तो एनीवे, क्या मैं बोल रही हूं बेटा, न्यूक्लिक एसिड, देखो लिपिड्स में कोई पॉलीमर नहीं थे। तुमने ऐसा नहीं किया था कि लिपिड जोड़े थे, नहीं। लिपिड्स वर नेवर पॉलीमर्स। लेकिन न्यूक्लिक एसिड्स भी पॉलीमर होते हैं एंड दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बेटा आपके न्यूक्लिक एसिड्स के। तो हम यहां पे लिखने जा रहे हैं दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर polymer of न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है इसको भी जरा समझते हैं। जब आप ये वाला पेज कर लें तो एक बारी बताइए, फिर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बेटा करेंगे, है ना। ठीक है जी, कर लो बेटा। डन करो, डन। नीट 2026 में तो हमें मिलना ही है ना बेटा। हाँ
डन साइमल्टेनियसली, ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे ये साइमल्टेनियसली करना चाहिए, है ना। टारगेट लो नीट 2026 में बेटा आपसे मिलना है ना। ऐसी तैयारी करो बेटा, देखो ऐसे प्रिपरेशन करो और ऐसी तुम्हारी जर्नी होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ डॉक्टर बेटा, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू गाइस दिस, इट्स नॉट अबाउट ओनली बिकमिंग अ डॉक्टर। एक तैयारी जो आप लाइफ में कोई भी चीज की तैयारी करते हैं, सिर्फ ये मत सोचिए कि सिर्फ एक उसका जो एक पर्पस है वो एक डॉक्टर बन जाना है, इंजीनियर बन जाना है, फलाना बन जाना है, सिर्फ वो टारगेट सिर्फ वैसे मत सोचो, उस जर्नी को वैसे मत देखो, क्योंकि उस जर्नी को अगर आप वैसे देखोगे ना बेटा तो आपको सच में डिसअपॉइंटमेंट्स ही आएंगी ज्यादातर केसेस में। उस जर्नी को आप ऐसे देखो कि यार मैं ऐसी तैयारी कर रहा हूं जिससे मुझे थ्रू आउट द जर्नी इतनी सारी चीजें मैं सीखूंगी या सीखूंगा जो मुझे बहुत सारी जगहों पे हेल्प करेगी, करती भी है बेटा, करती भी है। हर किसी का एंड रिजल्ट जो होता है वो डॉक्टर ही नहीं बन जाता, हर किसी का एंड रिजल्ट में वो क्या बोलते हैं यूपीएससी नहीं क्रैक कर लेता ना, या इंजीनियर ही नहीं बन जाता, है ना। आपकी जर्नी ऐसी होनी चाहिए कि आप खुद से जब कभी अपनी जर्नी को देखें तो आप खुद से कभी भी बेटा मतलब आप खुद से डिसअपॉइंट ना हो, आप अपने आप को देख के डिसअपॉइंटेड ना हो, आप अपनी जर्नी को देख के डिसअपॉइंटेड ना हो कि मैंने किया ही नहीं है एफर्ट्स, मैंने कुछ डाला ही नहीं है उसमें मेहनत, तब आप डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचे ना कि यार मैं तैयारी करता हूं, बहुत सारी चीजें मेरे को सीखने को मिलेंगी, सब्जेक्ट में भी सीखने को मिलेंगी एंड अदर देन सब्जेक्ट भी मुझे सीखने को मिलेगी, तो जब आप एंड पे जाएंगे ना तो एंड पे आप कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाएंगे ना बेटा, जीरो थोड़ी लेके जा रहे हैं। जब आप इन चीजों को अचीवमेंट्स ही नहीं मानोगे कि आपने कुछ सीखा, आपने कुछ ना कुछ लर्न किया, अगर ये सारी चीजें आपकी अचीवमेंट्स नहीं है तो यू विल ऑलवेज फील लाइक अ लूजर ऑब्वियसली, क्योंकि आपने सिर्फ सोचा कि मेरा सक्सेस तो सिर्फ उसी चीज से डिफाइंड होता है कि मैंने नीट क्रैक कर लिया या मैंने ये JEIT क्रैक कर लिया। आपका सिर्फ दैट शुड नॉट बी द गोल बेटा, ऑनेस्टली, है ना। आपका गोल ये मत रखो यार। बहुत अच्छी बात है अगर आप नीट क्रैक कर गए तो बेटा खुशी की, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है, या आपने जेई फोड़ दिया तो उससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन बेटा दैट्स नॉट द ओनली थिंग एग्जिस्टिंग गाइज, है ना। आप बोलते ना काबिल बनिए, तो काबिल बनिए बेटा, चीजें सीखिए बहुत कुछ, ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगी। आप बहुत छोटे हैं अभी, मैं अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बता रही थी, आप इतने छोटे हैं और आप जजमेंट्स देते हैं। आप बैठ के ये स्क्रीन के पीछे आपसे 4 सवाल पूछो तो आप कहते हैं कि मैं कोविड में नहीं पढ़ा, ये नहीं किया। एंड आप सोचिए कि कुछ बच्चे, और वो ज्यादातर मूर्ख बच्चे होते हैं बेटा, एक पढ़ने वाला मासूम अच्छा बच्चा ये नहीं कर रहा होता बैठ के। ज्यादातर परसेंटेज उन्हीं बच्चों की होती है जो सच में कुछ नहीं कर रहे होते, उनका काम ही यही करना है ना। वो जजमेंट दे रहे होते हैं, ये है, ये वैसा है, फलाना वैसा है, ढिमकाना वैसा है। तो यू आर नॉट केपेबल ऑफ दैट यार, यू आर नॉट केपेबल ऑफ दैट, दैट्स नॉट योर जॉब। योर जॉब इज टू वर्क हार्ड, योर जॉब इज टू प्रिपेयर वेल फॉर एनी एग्जामिनेशन ऑफ योर लाइफ। जीवन के हर एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ एक नीट के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हो आप, ठीक है ना। चलिए हाँ करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में न्यूक्लियोटाइड्स की थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है ना बेटा। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके। न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर न्यूक्लिक एसिड। नाउ न्यूक्लियोटाइड्स are actually composed of 3 things beta. It has nitrogenous base, it has beta sugar, ठीक है ना, it has beta sugar and it has beta phosphate, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बेटा, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें होता है एक नाइट्रोजनस बेस, इसमें होता है शुगर और इसमें होती है बेटा क्या, एक फॉस्फेट, ठीक है ना। और ये जो नाइट्रोजनस बेस और ये जो शुगर है ना बेटा, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे ना तो ये बनता है एक न्यूक्लियोसाइड। सो न्यूक्लियोसाइड इज नॉट हैविंग अ फॉस्फेट बेसिकली। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड की बात करूं तो न्यूक्लियोसाइड इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड बेटा शुगर, ठीक है ना।
अगर मैं उसी न्यूक्लियोसाइड के साथ में एक बेटा फॉस्फेट ऐड कर देती हूं तो वही न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जोड़ने पर वो बन जाता है बेटा एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना। अब बेटा देखो, चाहे डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हो चाहे आरएनए का न्यूक्लियोटाइड हो, उसमें फॉस्फेट तो सेम है, उसमें शुगर अलग होता है और उनमें नाइट्रोजनस बेसिस भी अलग होते हैं। तो अगर मैं बेटा इनको इंडिविजुअली डिस्कस करूं, इनके कंपोनेंट्स को, सबसे पहले जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉस्फेट, तो फॉस्फेट तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो, फॉस्फेट तो हमेशा ऐसा ही दिखेगा बेटा। फॉस्फेट इज H3PO4, ऐसा, ऑलवेज सेम। ठीक है ना। नंबर टू होता है शुगर। और शुगर में हमेशा याद रखिए, अब यहां पे मैं लिख देती हूं, ऑब्वियसली बोथ डीएनए एंड आरएनए, बोथ डीएनए एंड आरएनए। अगर आप शुगर की बात करोगे तो यार शुगर में आपने शुगर के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं तो आपको वापस से बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिए बीटा शुगर्स होते हैं बेटा आपके डीएनए और आरएनए में, अल्फा नहीं होते हैं। बीटा का मतलब होता है फंक्शनल कार्बन पर HOH उल्टा कर दो, तो बीटा शुगर, बीटा राइबोज शुगर होगा अगर डीएनए अगर आरएनए का है, और बीटा डीऑक्सी राइबोज होगा बेटा अगर बीटा डीऑक्सी राइबोज होगा अगर डीएनए का है। बेटा साक्षी, एक न्यूक्लियोटाइड इन तीन चीजों से मिलके बना, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। मैंने ये बोला कि जब आप सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और शुगर को कंबाइन करते हैं तो एक न्यूक्लियोसाइड बनता है। मतलब अगर न्यूक्लियोटाइड को तू देखेगी तो न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपके, ये हो गया आपके राइबोज हो गया आपके आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज हो गया आपके डीएनए में। दोनों में ही बीटा फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। और तीसरा है बेटा आपका नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस को आप शॉर्ट में N2 बेस भी कहते हैं बेटा। नाइट्रोजनस बेस को आप शॉर्ट में N2 बेस भी कहते हैं। एंड नाइट्रोजनस बेसिस एक्चुअल में इसके स्ट्रक्चर सब हम कल बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं बेटा, ये होते हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड। कुछ होते हैं प्यूरीन्स, कुछ होते हैं पाइरिमिडीन्स। प्यूरीन्स में आते हैं बेटा एडेनिन एंड ग्वानिन। प्यूरीन्स तो देखो एडेनिन और ग्वानिन जो है ना, ये डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट है। आरएनए में भी जो है प्यूरीन्स, वही प्यूरीन्स डीएनए में भी है, सेम। ठीक है ना, सेम। और पायरिमिडीन्स में बस याद रखिए, पायरिमिडीन में होता है यूरासिल, ये आरएनए में है। थाइमीन ये डीएनए में है, और साइटोसिन ये डीएनए आरएनए दोनों में है। दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है ना। ये आरएनए में, ये डीएनए में, ये डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है। यानी कि डीएनए हो या आरएनए, दो प्यूरीन्स होंगे, दो पायरिमिडीन्स होंगे। ठीक है ना। डीएनए हो या आरएनए, दो प्यूरीन्स होंगे और दो पायरिमिडीन्स होंगे। डन कर लो फिर बेटा, खत्म करते हैं। ठीक है ना लेक्चर।
मैम प्लीज बता दो प्रचंड बैच। बेटा फिर से आप वही बोल रहे हो, आप अगर मेरे भी प्रचंड बैच से लेक्चर देख रहे हो, सारे प्रचंड बेटा, सारी उम्मीद, सब कुछ सफिशिएंट है बेटा। कहीं पे भी जो भी कंटेंट आपका अवेलेबल है दैट इज सफिशिएंट ओनली। आप कितनी आराम से पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और अगर आपके पास अभी टाइम है, तो अगर आप इस बैच का एक्सेस आपके पास है, तो आप यहीं से देखिए बेटा आराम आराम से 1-1 घंटे वाले लेक्चर्स, अगर आपके पास समय है तो। एक चीज और मैं बता रही हूँ, मैं क्योंकि आप लोग रिवीजन लेक्चर्स मांग रहे हैं ना, वैसे तो बेटा पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको इतना सिंसियरली पढ़ना चाहिए था कि आपको ना हर लेक्चर की समरी लेक्चर्स की जरूरत ना पड़े, हर चीज में स्पून फीडिंग की आपको आदत ना हो। बट क्योंकि मैं लक्ष्य बैच में ऑलरेडी रिविजन्स दे रही हूँ मैं खुद, तो जैसे जैसे जो जो चैप्टर्स उसमें रिवीजन के जाएंगे, मैं सेम चैप्टर आपके लिए अपलोड करा दूंगी। तो मैंने यकीन के पीडीएफ से पढ़ाया हुआ है, उसमें सेम ही होगा, मोर और लेस कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। तो हम क्या करेंगे बेटा, आपको वो सेम लक्ष्य वाले रिवीजन लेक्चर्स आपको दे देंगे, ठीक है ना। 1 शॉट लेक्चर्स हैं वो, जो जो लक्ष्य में कवर होता जाएगा वो मैं आपके बैच में भी अपलोड करा दूंगी, ठीक है ना। बट स्पून फीडिंग की आदत मत रखा करो बेटा, डोंट बिकम लाइक दैट, मैं बार बार आपको बोलती हूँ। सो द सेम लेक्चर्स जब भी उनमें जो भी अपलोड हो रहा होगा वही आपके में अपलोड होगा। फिर ज्यादा बेटा बोलना नहीं ये नहीं आया वो नहीं आया, जब उसमें अपलोड हो जाएगा फिर आपको भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी जैसे प्लानिंग होगी आपके लिए भी वैसे प्लानिंग हो जाएगी। आई होप बेटा आप लोग को लेक्चर में मजा आया, आप लोग को समझ में आया, ठीक है ना। तो अरे लक्ष्य जो मेरा बैच है 12th का, उसमें मैं 11th का रिवीजन करा रही हूँ अभी, तो उनको जो 1 शॉट लेक्चर्स में दे रही हूँ, उसी 1 शॉट लेक्चर में आपको भी दे दूंगी, ठीक है ना। आपको मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आपका अगर चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो कृपया करके उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम दें, दूसरी चीजें पढ़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एंड उसमें टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपने रेगुलर लेक्चर्स बहुत अच्छे से करें, यू डोंट नीड टू सी दैट बेटा, दैट इज नो डिफरेंट। अगर आपको चाहिए आपने बहुत कामचोरी की है तब आप देख सकते हो, ठीक है ना, तब आप उसको यूज कर सकते हो, फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। यस 2 सॉन्ग नहीं होता है, कह रहे 2 सॉन्ग देखना, 2 सॉन्ग शायरी सोच के आया क्या, सही बता रहा है। मैं सुनाऊं क्या शायरी है, बताना, लिख के लेके आया तू। हाय लिखा नहीं है तूने, तो जब तक मैं गाना सुना रही तब तक तू शायरी लिख। नहीं मनीष एक अपना एक टॉक्सिक शायरी और लेके आया है ठीक है, अब मनीष से कल बोलूंगी कि अब लिख के लेके आएगा तब हम कल सुनाते हैं। आपकी ना लेक्चर की शुरुआत में ऐसी टॉक्सिक शायरी मनीष आपको सुनाएगा ना कि आप बेटा धन्य हो जाएंगे यस चलिए ये गाना मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत ही मेरे को ये गाना बहुत टफ गाना है बेटा, पर मैं सुना देती हूँ, ठीक है ना। अभी ना जाओ छोड़ कर होता है ना। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना मनीष क्यों हंसा तू, मनीष क्यों हंसा है तू, मनीष मेरे गाने पे हंसा। अब मनीष अब मनीष उसको ना वो कर रहा है, ठीक है ना। अब मनीष को मैं यहाँ बुलाऊंगी, मनीष कम ऑन स्टेज एंड सिंग। Why were you laughing on my song? Did I sing that bad? तू अपने ऊपर मनीष अपने ऊपर रिलेट कर रहा था। मनीष ऐसे हंसेगा तो लगेगा कि मैंने बहुत बेसुरा गाया यार, मैंने गाया थोड़ा बेसुरा बट इतना भी नहीं गाया कि तू हंसे। अपने ऊपर हर चीज को रिलेट नहीं करना होता है। अभी ना जाओ छोड़ के, ठीक है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो बाहर बन के छाए हो, हाँ ना। आगे मुझे नहीं आता है बेटा, बस इतना ही आता है। कम ऑन मनीष ऑन स्टेज। फेस रिवील तो बेटा कितनी बार फेस रिवील कर दिया है भाई, इसका नहीं हुआ है क्या फेस रिवील, हो चुका है भाई। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का ये प्यार है ना 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 ना। ठीक है, मुझे गाना ये आता नहीं था बट यही दिमाग में आ रहा था मेरे, तो मैंने आप लोगों को सुना दिया, ठीक है ना। अब अगली क्लास में मिलते हैं बेटा, कल की क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू ऑल टुमारो बेटा, मिलते हैं। अब 1 2 3 क्लासेस की ही बात बची हुई है, ठीक है ना, और मिलेंगे हम कल की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।
गाना